बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल रीड करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट आवर नावल। मोहब्बत कभी हारती नहीं है। इंतहाई करीब से सुनाई देने वाला जुमला इसे सुलगा कर रख गया। ऊपर से जुमानी अंदाज। तो जान लो कि इस दफ़ा वाकई शिकस्त मुकद्दर ठहरी है। उससे भरी आंखें सियाह शरारती निगाहों में गाड़ दी। वो इस जवाब पर जैसे महसूस होकर हंसा। इसकी यही ठिठाई मरियम का खून जलाने के लिए काफ़ी होती थी, इसलिए पाँव पटकती हुई कमरे से निकल गई। मरियम! कॉरिडोर से गुजरती जोया ने आंधी तूफान की रफ्तार से जाती मरियम के पाँव को एकदम ब्रेक लगाया। क्या है? इसका मूड खासा ख़राब था। लगता है फैसल भाई से फिर टाकरा हो गया। जोया ने बगौर इसका जायज़ा लिया। समझा लो अपने भाई को, मेरे मुंह ना लगा करे। उंगली उठाकर तनबीह की तो जोया महज तासुब से सर हिला कर रह गई। कौन कह सकता है ये वही मरियम सिकंदर खान है जिसके हलक से नवाला भी फैसल हयात खान को बताकर नीचे उतरता था, जिसकी सुबह फैसल के नाम से होती थी और शाम भी। और अब एक वाक़े ने कितनी दूरियां पैदा कर दी थी। कितना अरसा गुजरने के बावजूद फासले बढ़ते जा रहे थे। तुमने मुझे क्यों रोका था? मरियम ने इसे सोचों से निकाला। हाँ, वो तुम अम्मी बुला रही थी, तुम्हारा पर्पल सूट बनकर आ गया। अम्मी कह रही हैं कि देख लो। वो जोया का पैगाम सुने बगैर ही पुप्पो के कमरे में पहुंच भी चुकी थी। इसकी तेज़ी पर मुस्कुराती हुई जोया भी इसके पीछे आ गई, जहाँ पुप्पो के पास बेड पर सांप का मूड के बरक्स खासे खुशगवार अंदाज में इनसे बातों में मसरूफ़ थी। कितनी देर तक आओगी तुम? निगत ने मुँह में सूरतें पड़कर फूंक मारते हुए कहा। ठीक है, अहमद बख्श को फिर वापस नहीं भेजना, तुम्हारे साथ ही वापस आएगा। अम्मी की ताकीद पर सारी रात ही वो तेरी से बाहर निकल गई। निगत ने एक बार फिर ब्लैक सूट में नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लगती बेटी की नज़र उतारी और लाउंज की तरफ मुड़ गई। आज आपा गई थी तानिया की तरफ, फिर क्या बना? लाउंज में बने तख्त पर इनकी सास फातिमा बेगम और पास ही इनके नूर खानम भी बैठी थी। निगत के सवाल पर नूर खानम ने अफसोदगी से जेठानी को देखा। बस क्या होना है, वही मुर्गे की एक टांग। तानिया की सास इसी पर इस्रार करिए कि डिलीवरी ससुराल में होगी। लेकिन भाभी, तानिया की तो हालत काफ़ी ख़राब है। फिर अगर ससुराल में माहौल अच्छा मिले तो भी इंसान फिक्र न करे, ये जानते बूझते अपनी बच्ची को आग में झोंकने वाली बात है। निगत काफ़ी दुखी हो गई थी। सिरवटे से चालियाँ काटती हुई फातिमा बेगम खामोशी से दोनों बहुओं की गुफ्तगू सुन रही थी। इनके चेहरे पर भी कर्ब और तफक्कुर के असरात थे, लेकिन क्या करती, वो नवासी का दुख इन्हें भी मारे जा रहा था। तानिया की शादी इनकी एक जानने वाली की तवस्सुत से हुई थी। काशान कस्टम में अच्छे ओहदे पर फाइज था। शुरू में तो तानिया की सास ससुर और देवर का रवैया बहुत अच्छा रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी सास को तानिया में बहुत सी खामियां नज़र आने लगी। अगरचे काशान बहुत कोऑपरेटिव और समझदार था, लेकिन अपनी माँ के मामले में बेबस था। काशान क्या कहते हैं? फातिमा बेगम ने नूर खानम के इस सवाल पर ठंडी सांस भरी। वो क्या कहेगा, हमेशा की तरह खामोश तमाशाई है। फातिमा बेगम ने तल्खी से जवाब दिया। पता नहीं किसकी नज़र इस घर को लग गई है। हर तरफ बेसकूनी थी। कहाँ तो खुशियाँ इस घर की मकीन थी और कहाँ ये हाल था कि हर दूसरा बंदा तफक्कर में जकड़ा हुआ था। चाय लाती सीरत ने दुख से सोचा। बेटा, रात को तैयार है ना? हसन का फ़ोन आया, इसके किसी दोस्त की वालदा की वफ़ात की ताज़ियत के लिए जाना है। सीरत ने अपनी सास, जो कि खाला भी थी, की इतला पर सर हिलाया। अम्मी, रात के लिए तो? वो रुक कर बोली। मामा की तरफ जाना है, मिनाहिल के ससुराल वालों ने आना है। हाँ, आपा का फ़ोन आया था, मुझे याद नहीं रहा। चलो, हसन अकेला चला जाएगा, तुम आपा की तरफ चली जाना। निगत ने इसकी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाने वाली आदत के पेश नज़र इसे तसल्ली दी। वो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? झिझक कर सीरत ने पूछा तो तीनों ख़वातीन मुस्कुरा दी। अरे चंदा, तुम इतने सालों से हसन के साथ रह रही हो और अभी तक पहले दिन की तरह डरती हो। नूर खानम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया तो वो झैंप कर पलट गई। बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह इसे बहुत सी खुशियाँ दे। फातिमा बेगम की दुआ पर निगत और नूर खानम दोनों ने आमीन कहा था। मैं अब तुम्हारे ख़यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ, मैं तुम्हारी हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नज़र के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। बाइक को चमकाते फुल वॉल्यूम में शुरू था। दरमियान में कई बार गाने का सिलसिला रोककर तनकीदी नज़रों से अपनी सफाई का भी जायज़ा ले रहा था। यासिर, अम्मी की पुकार पर कपड़ा सीट पर रखकर जी अम्मी का नारा बुलंद किया। अब चले भी जाओ, 1 बजने को और अभी तक सब्ज़ी का नामो निशान नहीं है। इस कमबख्त जावेद को भी आज ही छुट्टी पर जाना था। बरामदे में खड़ी नून खानम खासे गुस्से में थी। आज यासिर की छुट्टी थी और वो सुबह से इनकी ताकीद के बावजूद बाइक की नाज़बदारियों में मसरूफ़ था। गज़ब खुदा का, आजकल के लड़कों को बुज़ुर्गों के हुक्म से ज़्यादा अपनी मनमानी करने में सुकून मिलता है। चीखते रह जाओ, करेंगे वही जो दिल चाहेगा। इस मुई बाइक को वापस आकर भी संवार सकते हो या नहीं?
इनकी तकरीर के बावजूद वो अपने काम में मसरूफ़ रहा तो इनका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। और ये तुम कहाँ जा रही हो? अफरा को वो किचन में छोड़कर आई थी और सदा की कामचोर अफरा बीबी इनकी तवज्जो यासिर की तरफ पाकर फुप्पो की तरफ जाने की कोशिश में इनकी नज़रों में आ गई थी। कहीं नहीं चाची अम्मा, मैं तो देखने आई थी कि अभी तक सब्ज़ी आई या नहीं। बरवक़्त बहाना सूझने पर खुद को दाँत से नवाजा। तुमसे मतलब? तुम्हें कोफ्ते बनाने के लिए कह कर आई थी और पुलाव बन गया क्या? वो भी इसकी चच्ची थी। कड़े तेवरों से घूरा। अफरा की बेबसी पर यासिर का दिल खोलकर कहकर लगाने को जी चाहा, लेकिन जब्त करके बाइक स्टार्ट करने लगा। अफरा बीबी भी सर झुकाए किचन की तरफ मुड़ गई थी। ओए होए, ऐन मौके पे पड़ी गई। कभी तुमने किसी को कतरा कतरा जहर पीकर मरते हुए देखा? जब ज़िंदगी को जीने का हौसला ख्वाहिश आपके अंदर ख़त्म हो जाए तो क्या होता है तुम नहीं जान सकते। और मेरी दुआ है कि कभी किसी मोड़ पर यह आगाही भी ना हो। बिलाल सिकंदर खान ने दुख से अपने सबसे प्यारे दोस्त और कज़न फैसल हयात खान की बेबसी को महसूस किया, लेकिन वो क्या करता, वो खुद भी बेबस था। इस मामले में सबके सामने खुशबाश रहने वाले फैसल को पिछले 4 साल से इस अजियत में अपने सामने पाता था। हर बार इसका दिल रो पड़ता था। जिस शख्स से इसका दिल ही छीन लिया जाए वो कहाँ सुकून हासिल कर सकता है। ना करदा गुनाह का बोझ कैसे ज़िंदगी को बोझल और पसमर्दा कर देता है। ये कोई फैसल हयात से पूछता, जिसकी ज़िंदगी इसके सामने से दूर हो रही थी और वो बेबसी से सिर्फ तमाशा देख रहा था। जब हम कोई ख्वाब देखते हैं तो लगता है कि इस ख्वाब की ताबीर भी हमारी मर्ज़ी की होगी, और कितना अच्छा हो ना कि पूरी नहीं तो कुछ तो हिस्सा मिल जाए इस ख्वाब का। यार आखिर हमारी हमेशा सोच के बरक्स ही क्यों होता है? अच्छे भले चलते हुए मामलात क्यों बिगड़ जाते हैं? इसने आंखें मूंद कर सोफ़े की बैग से टेक लगा लिया। फैसल देखना सब अच्छा होगा, बस हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। बिलाल का मखसूस तसल्ली भरा जुमला फैसल के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट ले आया। बिलाल तुम थकते नहीं हो ऐसी झूठी तसल्ली देते हुए? पिछले 4 सालों से जो कुछ अच्छा हो रहा है और जो कुछ अच्छा हुआ है और जो हो रहा है वो सब तो तुम्हारे सामने है, और तुम अभी भी इन बहलावों से मुझे बहलाते हो। लहजे का दुख आंखों में भी उतर है। बिलाल ने नज़र चुरा ली। दुनिया में सबसे मुश्किल मरला अपने दोस्त को दुख और मुसीबत में घिरा देखना है। बावजूद इसके कि वो बहुत हौसलामंद था, लेकिन फैसल को बिखरा हुआ देखकर वो खुद भी टूट जाता था। चलो यार, मुझे नासिर की तरफ जाना है। फैसल ने इसकी आज़ुर्दगी को महसूस करके फ़ौरन अपना मूड चेंज किया तो वो भी फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। आखिर फैसल का भरम भी तो रखना था। तुमने डॉक्टर फैसल को देखा? नबीला ने कॉरिडोर से गुजरती हुई डॉक्टर मैविश से पूछा। हाँ, कब नहीं देखा, एक वही कम बख्त मरूर शख्स नहीं देखता, मैविश ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। बकवास नहीं करो। नबीला ने मुस्कुराहट दबाकर सरजनिश की। नहीं यार सच है, पता नहीं कितनी खूबसूरत होगी वो लड़की जिसका सहर डॉक्टर फैसल को किसी दूसरी की तरफ देखने नहीं देता। ईमान से मुझे तो बहुत इश्तियाक है इसे देखने का। मैविश की इस बात की तायीद तो पूरा अस्पताल का स्टाफ को ही करता था। तीखे मकरूर नकूश का हामिल इस अस्पताल का मालिक डॉक्टर फैसल खान बाकी चाहे जाने के लायक था, लेकिन वो लापरवाह शख्स किसी और की चाह में मुस्तरब और बेचैन, शायद अपनी शख्सियत के चार्म से भी बेखबर था। इसलिए तो इस्लामाबाद के मशहूर सर्जन कमालदीन की ज़हीन व फ़तीन और हसीन बेटी मैविश कमाल की इस पहाड़ी इलाके में कायम अस्पताल में आमद भी से चौंका नहीं सकी। वो फैसल को इस वक्त से जानती थी जब वो स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जा रहा था और इसके पापा के पास किसी काम के सिलसिले में आया था। पापा ने इसका तारुफ जिस फ़खरी अंदाज में करवाए से अंदाज़ा होता था कि वो इनका पसंदीदा स्टूडेंट रहा, वरना डॉक्टर कमालदीन बहुत कम किसी की तारीफ़ किया करते थे। मैविश कमाल को इस शख्स की चमकती आंखों से छलकती जहानत और संजीदगी ने बता दिया कि तारीफ़ बेजा नहीं थी, और आज तक इसकी राय यही थी। पापा ने इसके फातिमा अस्पताल को ज्वाइन करने पर खुशी का इजहार किया। पिछले 3 सालों से वो यहाँ थी। वापस आ जाओ, डॉक्टर फैसल राउंड के लिए आ चुके हैं। नबीला ने हाथ हिलाकर इसे हाल में घसीटा। चलो। अजुर्दा सांस बाहर निकाल कर वो सामने से आते सितमगर को देखकर वो पलट गई। अभी तक तो सब गोलमाल है, कुछ समझ नहीं आ रही। ए लड़की, तुम्हें घर पर चैन नहीं मिलता जो हमेशा यहाँ ही पाई जाती हो? तलहा ने किचन में अफरा से बातें करती हुई जोया से कहा, जिसकी ज़ुबान हंसपे मामूल कैंची की तरह चल रही थी, और अफरा भी भरपूर साथ दे रही थी। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अपने मामू के घर आती हूँ, तिनक कर जवाब दिया। ओहो, मामू के घर? लेकिन मोहतरमा, ऐसा है कि मामुओं से मिलकर तो कभी नहीं गई। हमेशा कैप्टन बिलाल सिकंदर खान के दर्शन करने के बाद तशरीफ़ ले जाती हैं आप। इसका अच्छा खासा मजाक उड़ाया। एवं एक ही पल में चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो गया। तुम बहुत बदतमीज़ हो, ऐसे बेचारे को सुर्ख रंग में डबो दिया। अब घंटे लग जाएंगे इसके नॉर्मल होने में। अफरा ने खासी परेशानी का मुजाहरा किया, लेकिन दरपर्दा इसकी शरारत जोया बीबी की समझ से बालातर नहीं थी। अफरा की बच्ची खींच कर पास पड़ा, चम्मच मारा। ये और बात के निशाना खता होने पर खासी शर्मिंदगी उठाना पड़ी, क्योंकि वो अंदर दाखिल होती सीरत भाभी की खैरियत दरियाफ्त कर गया था। अरे आज अगर बिलाल नहीं आया अभी तक तो हमारा क्या कसूर है? वो भी इन्हीं की भाभी थी, भला कैसे बख्शती? ये हमेशा यहाँ आने पर इसकी ऐसी दुर्गत बनती थी। आप भी भाभी? शिकायती लहजे में कहा, और तीनों के चेहरे पर दबी हुई मुस्कुराहट पर वॉकआउट कर गई। किचन से निकलती पहला टकराव बिलाल से था। वो चूँकि सख्त किस्म के गुस्से में थी, इसलिए इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। हद है, इसका यहाँ आना हमेशा इन्हीं मायनों में लिया जाता था, अगर जिसमें कुछ हकीकत भी थी, लेकिन वो हमेशा ही तो ये सोचकर नहीं आती थी कि बिलाल से मिलना इसे। अंदर ही अंदर पेचोताप खाते हुए वो चल रही थी जब इसका बाजू एक झटके से बिलाल की गिरफ्त में आ गया, और संभलते संभलते भी इसका सर हल्के से इसके सीने से टच कर गया।
क्या बदतमीज़ी है ये? गुस्से से सर उठाकर फसाद की जड़ को देखा। जी नहीं, ये बदतमीज़ी नहीं, प्यार है। लहजे की चाहत ने सारी तरारी हवा कर दी। क्यों, क्या हुआ? अगर ऐसे पसंद नहीं तो दूसरा तरीका आजमा लेते हैं। बाएं आंख दबाकर शरारत से इसकी तरफ देखा। है? परेशान होकर इसे पीछे की तरफ धकेला। क्या है भाई साहब, आप रास्ते में खड़े होकर सेंसर पुलिसी के खिलाफ जा रहे हैं? पहले हमें गुजर लेने दें, फिर जो चाहे करें। तलहा की शोक आवाज़ एन जोया के पीछे से आई थी। तो क्या हुआ? अपनी चीज़ पर ही हक जता रहा हूँ। ओए होए। मुकाबिल भी बिलाल था, खासी ढिठाई से जवाब दिया। और जोया, इसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। जाने कौन सी खड़ी थी जब अम्मी के कहने पर खीर देने खानविला आ गई थी और अब शरारती टोले के शिकंजे में थी। भैया जी, अभी रुखसती की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई, इसलिए हाथ छोड़कर अपने कमरे की राह लें, क्योंकि आगा जी इधर ही आ रहे हैं। कॉरिडोर के सिरे पर नजर आते सिकंदर खान को देखकर इसे खबरदार किया और वाकई शराफत से हाथ छोड़कर फिर मिलेंगे का इशारा करके अपने कमरे में घुस गया। अरे जोया, तुम क्यों खड़ी हो यहाँ? यकीनन तलहा के बच्चे ने उलझाया होगा अपनी फजूल बातों में तुम्हें। आगा जी ने दूसरी तरफ मुड़ गए थे, अलबत्ता मरियम कहीं से नमूदार होकर शुरू हो गई थी। हाँ, इतना ही टाइम है ना मेरे पास। मोहतरम अपने शौहर नामदार के साथ मसरूफ़ थी। ओए होए, सारे पीछे पै गई कुड़ी दे। चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट नहीं देख रही? तलहा ने चिढ़कर जवाब दिया तो जोया बेख्तियार हंस दी। हंस लो, मकसद जो पूरा हो गया, वरना भी किचन से कोयला बनकर निकली थी। तुम जाओ, तुम्हें आगा जी बुला रहे हैं, वरना अभी तुम भी कहीं कोयला ना बन जाना जल कर। मरियम ने इसे भगाया वहाँ से और खुद जोया का हाथ पकड़कर लॉन में ले आई, जहाँ पर इन दोनों ने 3-4 घंटों से पहले नहीं उठना था। इस्लामाबाद के करीब खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में खासी ऊंचाई पर बने हुए ये दो घर हर तरफ से कुदरती मनाजिर में घिरे हुए थे कि जो यहाँ आता एक पल के लिए मबहूत रह जाता। इन बंगलों की खूबसूरती को देखकर और इर्द गिर्द की बेहतरीन लोकेशन इनकी खूबसूरती में बेहतरीन इजाफा था। एक घर में सिकंदर खान और आज़म खान की फैमिली आबाद थी, तो दूसरे में इनकी बहन आलिया हयात खान रहती थी, जिनके शौहर हयात खान जॉब के सिलसिले में अमेरिका होते थे, और इनकी दूसरी बहन रहीला फ़िरोज़ खान लाहौर में होती थी। सिकंदर खान के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा हसन, जो कि सिकंदर खान और आज़म खान के साथ इनका लेदर का बिजनेस संभाले हुए था। फिर बिलाल, जो आर्मी में कैप्टन के अहदे पर फाइज था। फिर मरियम और अफरा, दोनों जुड़वा थी और दोनों ही बीकॉम में थी। आज़म खान के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा यासिर, जो MBA के फाइनल सेमेस्टर में था। इससे छोटा तलहा, जो सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, और सबसे छोटी कामला फर्स्ट ईयर में थी। आलिया का बड़ा बेटा फैसल, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट था। फिर तानिया, और इसके बाद जोया, जो अफरा और मरियम की हम उम्र थी। और इनकी क्लास फेलो भी रहीला का सिर्फ एक ही बेटा फ़ाहद था, जो MSc साइकोलॉजी कर रहा था। बज़ाहिर ये दोनों घराने खासे खुशहाल और पुरसकून थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेसुकूनी की कैफियत ने सबको अपनी लपेट में ले रखा था। जाने इस मसले का हल कब निकलना था, ये तो खुद मरियम और फैसल भी नहीं जानते थे, जो इस मसले के मेन किरदार थे। मसला है कि सानो भी दस दो, आखिर मोहब्बत तुम्हें यहाँ खींच ही लाती है। मरियम खान ज़ेर लब मुस्कुराकर इसे चिढ़ाया। हाँ, फुप्पो की मोहब्बत, माइंड इट, वरना अपने लिए तो मेरे ख्यालात से बखूबी वाकिफ़ है फैसल साहब। माथे से लटहटाते हुए दिया जाने वाला जवाब और लहजा भी इसके लिए नया नहीं था, लेकिन जाने क्यों हर बार एक नई अज़ियत में ज़रूर मुब्तला कर देता था। हाँ, यही तो मुसीबत है कि तुम्हारी सोच के हर अंदाज और गहराई से वाकिफ़ हूँ मैं, और शायद यही हार है मेरी। हमवार लहजे के बरक्स चेहरे का इज़्तिराब मरियम की नज़रों से छुप नहीं सका था। अरे, इतनी जल्दी हथियार डाल दिए? अभी तो आगाज़ है, और आपने तो आखिरी दम तक मेरा पीछा न छोड़ने की कसम खाई थी। सरासर तमस्कर उड़ाया तो एक फीकी सी मुस्कुराहट फैसल के लबों पर आ गई। वक्त बहुत जालिम शय है मरियम, ये हमें वो कुछ सिखा देता जो शायद हज़ारों तजर्बात के बाद भी हम ना सीख पाएँ। कौन कि इसका पीछा छोड़ता है और कौन नहीं, इसका फ़ैसला मुझे या तुम्हें नहीं, आने वाले वक्त को करना है। इसलिए इस बहस को तो रहने दो। जहाँ तक हथियार डालने की बात है, तो मरियम खान, ये बात याद रखना कि फैसल हयात खान ने सवाए अपने रब के फ़ैसले के किसी और के सामने हथियार नहीं डाले। इसलिए मेरी बात को अपनी सोच के मुताबिक मानी ना पहनाया करो। दिल जला देने वाली बात ने एक बार फिर मरियम को तैश में मुब्तला कर दिया। चोरी और फिर सीना जोरी। सर छटक कर आगे बढ़ गया और लब भेंचे कितने पल इसकी पुश्त को तकता रह गया। गुजरी साथ है पूरे जुजियात के साथ इस पर माजी के दरबार करने लगी, तो गहरा सांस भरकर डाइनिंग रूम की तरफ आ गया, जहाँ पर आलिया और जोया इसका डिनर पर इंतज़ार कर रही थी। और इसे भूख न होने के बावजूद इनका साथ देना था, क्योंकि सिर्फ एक संडे का दिन होता था जब वो इनके साथ लंच और डिनर करता था, वरना तो इसकी अस्पताल की मसरूफियत जाने बहुत ज़्यादा थी, या इसने खुद बहुत बढ़ा ली थी कि सिर्फ नाश्ता इनके साथ करता था। क्या बात है बेटा, खाना सही तरह क्यों नहीं खा रहे? आलिया ने काफ़ी देर तक इसे प्लेट में थोड़े से चावल डाले गुमसुम बैठे देखकर टोका। कुछ नहीं, वो दरअसल लंच काफ़ी हैवी कर लिया ना, तो इसलिए दिल नहीं चाह रहा। इसकी बूदी सी वजाहत पर इन्होंने दुखी नज़रों से जोया को देखा, तो वो भी गहरी सांस भरकर रह गई। भाई, कब तक दलीलों से खुद को और हमें बहलाते रहोगे? तासुब से इसकी प्लेट पर झुके सर को देखकर सोचा था। मैंने जिसको प्यार किया है, मैंने जिसको दिल ये दिया है, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम।
वो आहिस्ता से इसके कान के पास आकर गुनगुनाया तो वो जो अपने ध्यान में गुम टहल रही थी एकदम डर कर पलटी। तुम? खुनख्वार लहजे में कहा। जी, आपका खादिम। फिर देवयाना लहजे में झुककर कॉर्निश पे जा लाया। मैं तुम्हारी शिकायत ना दादी अम्मा से करूँगी कि अगर तुमने ये फजूल फजूल से गाने गाना बंद हैं। ये फजूल है? वो मसनूई तासुफ से सर हिलाकर बोला। ये तो मेरे दिल की आवाज़ है जिसको शायर हजरात ने अशार में ढाल दी है। इसकी गाड़ी उर्दू हमेशा अपनी इंतहा पर होती थी। अच्छा खैर छोड़ो, तुमने क्या सोचा? अब खुदा के लिए ये मत कह देना कि किसके मुतल्लिक। यासी साहब, अगर अपने सवाल का जवाब मेरे वालिदैन से लें तो ज़्यादा बेहतर है और इनका हर फैसला मुझे मंजूर होगा। मजबूत लहजे में जवाब दिया। ये और बात थी कि इसके चेहरे पर बिखरे हुए खूबसूरत रंग डूबते सूरज की रोशनी में बिल्कुल नुमाया थे। याहू! वो नारा लगाकर अंदर की तरफ भागा क्योंकि जवाब तो मिल चुका था। दादी अम्मा तक बात पहुंचाने की देर थी। फिर तो सब कुछ सही हो जाना था। अफरा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया और दोबारा कलियाँ चुनने लगी। ए लड़के, कहाँ जा रहे हो इतना बंद संवर कर? दादी ने तनकीदी नज़रों से इसकी तैयारी का जायज़ा लिया। ब्लैक जीन्स और ऑफ वाइट हाई नेक में परफ्यूम से महका हुआ बिलाल सिकंदर खान काफ़ी फ्रेश और स्मार्ट लग रहा था। वो दादी अम्मा, हाँ मेरे दोस्त की शादी है। अटक कर आकर बहाना सूझी गया। अच्छा, ये अचानक कहाँ से शादी आ गई? कल तक तो नहीं थी। जब मैंने तुम्हें तानिया के घर जाने के लिए आज कहा था तो तब तो नहीं कहा तुमने। दादी की तफ्तीश बिलाल का बेबस चेहरा इन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आया था। वो मेरे जहन से निकल गया था, इसलिए आज भी मैं ऑफिस में इनका फ़ोन आया था तो मुझे याद आया। मैं आपको कल ले जाऊंगा। जानता था कि दादी ने कहीं भी जाना हो तो इसके और फैसल के सिवा किसी और के साथ नहीं चाहती थी। बकौल इनके बाकी लड़कों के साथ बाहर निकलते इनका दिल बंद होने लगता है इन लोगों की फास्ट ड्राइविंग की वजह से। मैं लड़के होश में हैं? लड़के होश में तो हो तुम? मैं अभी तैयार होकर बैठी हूँ और तुम मुझे कल का मशवरा दे रहे हो। तुम ठहर कर चले जाना, शादियों में तो देर सवेर हो ही जाती है। आधे घंटे के लिए तो जाना है मुझे, और वो जो 2 घंटे रास्ते में लगेंगे। जलकर घड़ी पर नज़र दुराई जहाँ पर सुइयाँ 6 बजा रही थी। दादी अम्मा, आप ड्राइवर के साथ चली जाएं। आखिर तलहा को इस पर तरस आ गया। मैंने तुमसे पूछा? कड़ी निगाह इस पर भी डाली। कितनी मुश्किलों से पुप्पो से इजाज़त ली थी दादी अम्मा से चोरी। अब क्या पता था कि दादी अम्मा यूँ बीच में प्रोग्राम ख़राब कर देंगी। गहरी सांस लेकर इनकी तरफ पलटा। चले दादी अम्मा, और बाहर की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रही है नानी अम्मा? इसी वक्त फैसल की आमद किसकी खुशगवार मौजे से कम नहीं थी। तानिया की तरफ मुख्तसर जवाब देकर वह दुपट्टा ठीक करने लगी। मुझे भी जाना, चले मैं लिए चलता हूँ। वह गिर से काफ़ी थका हुआ था लेकिन बिलाल के प्रोग्राम से वाकिफ़ होने की वजह से इन्हें ऑफ़र कर बैठा, जिसे इन्होंने बगैर पसो पेश के कबूल कर लिया। जाओ बेटा, ऐश करो और हमें दुआएं दो। जाते जाते इसके कान में सरगोशी की तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दादी अम्मा के घर से निकलते वो फ़ौरन साथ वाले घर में घुस गया। जल्दी चलो, कहीं कोई काम ना याद आ जाए। लाउंज में जोया मिल गई, इसलिए फ़ौरन निकलने का ऑर्डर देकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ, खामोश क्यों? वो निकाह के बाद पहली दफ़ा यूँ उसके साथ जा रही थी, इसलिए खासी नर्वस सी थी। मैरून रंग की खूबसूरत से सूट में सुर्ख और सफ़ेद रंगत दमक रही थी। कानों में झूलते बड़े बड़े बाले जब गालों को छूते तो कितने पर बिलाल अपनी नज़रें न हटा पाता। कुछ नहीं। वो हाथों को आपस में जकड़कर अपनी कन्फ्यूज़न को छुपाना चाहा। तो कांप क्यों रही हो? मुस्कुराकर इसकी चोरी पकड़ ली। बिलाल प्लीज़। आंखों में ढेरों पानी जमा हो गया तो वह एकदम चौंक गया। क्या हुआ यार, मैं तो मजाक कर रहा था। गाड़ी एक साइड पर रोक दी। और जो घूर रहे थे इतनी देर से? सूसू करते हुए कहा। तो देखने पर पाबंदी है क्या? कुछ और तो नहीं किया ना? हालांकि तो हक बनता है। गंभीर लहजे में की गई सरगोशी पर वो कितने पल सर नहीं उठा सकी। दिल में पक्का इरादा कर दिया, कुछ भी हो जाए आइंदा इसके साथ कभी बाहर नहीं आएगी। यार तुम ऐसे शर्माती रहोगे तो फिर मुझसे गिला ना करना। जुमानी बात ने बिल्कुल ही हवा निकाल दी। तो वो बेख्तियार हंस दिया और सीधा होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। बाहर हर तरफ मंचले वैलेंटाइन डे मना रहे। किसी के साथ हाथ में सुरख गुलाब था तो कोई पूरा ही बुके लड़की की नज़र कर रहा था। पता नहीं क्यों मगरिब की तकलीद में अपनी रवायत को भूलते जा रहे हैं। जोया को तासुफ ने घेर लिया। आज यूनिवर्सिटी में भी ये सारे ड्रामे देख कर आई थी जहाँ लड़के लड़कियाँ क्लासेस बंक किए ऐसे खेल रहे थे। जाने ये माशरा कहाँ जा रहा था? अपने मजहब से हटकर ऐसे रसूम और रवाज अपना लिया थे इस माशरे ने कि जिनकी गुंजाइश इस्लाम ने कहीं भी नहीं दी थी। आज बिलाल की फरमाइश इस तक अम्मी के ज़रिए पहुंची थी और फ़ोन पर मरियम से कितना लड़ी थी इस बात पर कि वैलेंटाइन डे वाली फजूल रस्म के लिए बिलाल के साथ नहीं जाएगी। वो तुम्हारा शौहर है जोया, मरियम ने इसकी सारी बात के जवाब में रसानियत से कहा। और अगर वो तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता है तो इसे ये हक हासिल है। वैसे मेरे भाई साहब इतने बिगड़े हुए नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। और फिर आज खैर से आप लोगों की निकाह एनिवर्सरी है। शरारती अंदाज से इतला पहुँचाई तो वो बावजूद कोशिश के मुस्कुरा नहीं सकी। वो तो तुम्हारी भी है। अच्छा। बेख्तियार जुबान से फिसल गया तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। तुम तैयार हो जाना, वो 1 घंटे तक तुम्हें पिक कर लेगा। काफ़ी देर के बाद सपाट लहजे में इससे कहकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या बात है? क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? बिलाल काफ़ी देर से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। बिलाल, क्या मरियम और फैसल यूं ही सारी उम्र गुजार देंगे? नज़रों का जाविया बदल कर इसकी तरफ देखा जो खुद भी इसका जवाब नहीं जानता था, इसलिए खामोशी से गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। क्या हमारे बुजुर्ग खुद से फैसला करके इनकी ज़िद ख़त्म नहीं कर सकते? कुर्सी पर बैठने के बाद एक और सवाल किया तो इसके बचकाना अंदाज पर थकी सी हंसी हंस दिया। वेटर को ऑर्डर देकर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ।
हमारे बड़ों ने 1 साल पहले फ़ैसला किया था, लेकिन क्या नतीजा निकला? हालात तो जू के तू है। जब तक मरियम खुद नहीं समझेगी, कोई नहीं इसे समझा पाएगा। अगर पिछले साल की तरह अब भी ज़बरदस्ती इसकी रुखसती कर दी गई तो जानती हो कि क्या होगा? वो जुनूनी लड़की खुद को ख़त्म कर लेगी। ये सब जानते हैं कि दादी अम्मा की ख़राबी तबीयत की वजह से वो राज़ी हुई थी, और अब इसे दुनिया की कोई ताकत भी इसके फ़ैसले से नहीं हटा सकेगी, और फ़ैसल भी ज़बरदस्ती नहीं चाहता। अफसुर्दगी से वजाहत की, दरअसल ये मौजू हमेशा सबको उदास कर देता था, और वो तो फ़ैसल के बहुत नज़दीक था। वेटर ऑर्डर सर्व करके जा चुका था। बिलाल ने इसे खाने का इशारा किया। फ़िक्र न करो, हमारे रिश्ते पर इसका असर नहीं पड़ेगा, और जहाँ तक इन दोनों का ताल्लुक है तो बहुत जल्द मरियम लौट आएगी, मुझे यकीन है। ज़ोया से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी, ये ज़ोया भी जानती थी, इसलिए खामोशी से खाने की तरफ मतवज्जो हो गई। होया कि इन्होंने वेल सानू भी तो पता लग गया। भाभी जी, आज तो स्पेशल डिश होनी चाहिए टेबल पर। आखिर सज्जी जी 2 हफ्तों के बाद जापान से वापस आए। यासिर ने किचन में मसरूफ़ सीरत से झुककर कहा। ये और बात थी कि साथ ही खड़ी निगत के होठों की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो भी सुन चुकी है। यासिर के बच्चे, तुम बाज नहीं आओगे? छेम कर इसका कान में रोड़ा। उफ, हाय मर गया। अच्छा छोड़े, आपको एक बात बताने आया था मैं तो। वो कराहा तो हंस पे आदत सीरत फ़ौरन इसकी बात पर ही मान ले, तो जसूस इसकी तरफ देखने लगी। यासिर को ज़बरदस्त हंसी आने लगी इसकी सूरत देखकर। मैं ये कहने आया था कि हसन भाई आपको बेडरूम में याद फरमा रहे। बेडरूम पर जोर देकर आंखें शरारत से घुमाई। तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, बहुत खुलते जा रहे हो। इसकी कमर पर धुप जमाई। शुक्र था अम्मी चली गई थी, वरना इस बदतमीज़ की बकवास तो बगैर कोमे और फुल स्टॉप के जा रही थी। ले बेचारे खुद ही चले आए इंतज़ार कर करके। हसन को किचन में दाखिल होता देखकर हाँक लगाई। यार, मैंने तुमसे 1 कप चाय लाने को कहा था। इनकी सुरख आंखें नींद से बोझल हो रही थी। जी मैंने तो कहा था। भाभी से ये कहने लगी कि मैं खुद ही बना कर लेकर जाऊँगी। बज़ाहिर संजीदगी से जवाब दिया। सीरत बेचारी हैं ही करती रह गई। हसन भी मुस्कुरा दिया इसकी बात पर। यह झूठ है क्या भाभी? आपका भी तो दिल चाह रहा था भाई से। दफ़ा हो जाओ तुम। इसकी तेरी से चलती ज़ुबान को रोककर बाहर धकेला और खुद मुड़कर चाय का पानी रखने लगी। हमसे ज़्यादा तो ये लोग समझदार हैं। हसन की मुस्कुराती आवाज़ पर वो भी सर झुकाकर मुस्कुरा दी। बहुत तकलीफ़ हो रही है ना फैसल हयात खान? इस तंज़ी आवाज़ पर इसने पलट कर देखा। 2 दिन की बड़ी हुई शेप के साथ वो बेतहाशा थका हुआ और दिल गिरफ्ता लग रहा था। सोमवार की शाम को जब वह अभी अस्पताल में ही था कि अम्मी का फ़ोन आया। इन्होंने खासे घबराए हुए लहजे में तानिया की तबीयत ख़राब होने का बताया। वो 2 रातों से अस्पताल में एडमिट थी। इसका बीपी एकदम हाई होने की वजह से डॉक्टर्स परेशान हो गए थे, और अभी तक वो इसी हालत में थी, किसी तौर पर भी इसकी तबीयत नहीं संभल रही थी। कुछ देर पहले डॉक्टर तल्लत ने थके हुए लहजे में कहा किसी एक की जान बच सकती है, माँ की या बच्चे की। और वो डॉक्टर था, वो खुद भी जानता था कि ऐसी सिचुएशन में माँ के बचने के चांसेस कितने कम होते हैं, और फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही थी। इस सूरत में वो बच्चे के लिए भी पूरी उम्मीद नहीं थे। बाकी सब घर वालों को तो वो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा की तसल्ली दिया था, लेकिन खुद वो अज़हद परेशान और मुतफक्कर था। और आलिया तो माँ थी। फैसल की तसल्ली के बावजूद इनका दिल डूबता जा रहा था। तुमने जवाब नहीं दिया? वो 2 कदम बढ़ाकर इसके रूम में आ गई। हाँ, दे भी कैसे सकते हो? सरासर तमस कर उड़ाता लहजा था। वो खामोश निगाहों से देख रहा था, जिसके चेहरे आंखों से टपकती वहशत और सर्दमोहरी इस बात की मसर थी कि वो नफरत के किस मुकाम पर थी। जब अपनों को तकलीफ़ होती है ना, तो यहाँ दर्द होता है। उंगली से सीने की तरफ इशारा किया। और ये दर्द इस वक्त बढ़ जाता है जब अजीज़ रिश्ते के खोने का डर अंदर कुंडली मारकर बैठ जाता है। तुम क्या कहना चाहती हो? खासे उलझे हुए अंदाज में इसे देखा। मैं क्या कहूँगी फैसल खान? ढेरों थकन इसके लहजे में दर आई। मैं तो तुम्हें सिर्फ तकदीर का चक्कर दिखाना चाह रही हूँ। जहाँ आज तुम खड़े हो, वहाँ पर आज से 2 साल कबल मैं खड़ी थी। तुम जिस अजियत से गुजरे हो, इससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ मैंने सही है। जब आपके सामने आपकी कीमती मता लुट रही हो और आप बहुत कुछ चाहने के बावजूद कुछ ना कर सके। वो लम्हा कितना संगीन और कड़ा होता है, तुम जान गए होगे। तुम आखिर कितनी बार फ़र्द जुर्म आयद करोगी, जबकि जानती हो जो किस्मत में वो वही मिलता है। अंदर की इस तरह के बरक्स इसका लहजा पुरसकून था। किस्मत को दोष मत दो, वो हौले से चीखी। न जाने वो नरम खुद रहम दिल से इसकी दोस्त कहाँ खो गई थी। सामने खड़ी तो बेइंतहा संगदिल, सफ़ाक और नफरत के जहर से नीली होती मरियम सिकंदर खान थी, जो सिर्फ दिल को तोड़ना जानती थी। बहुत जुटगी से इसकी आंखों से निकलते शरारों को देख रहा था। तकदीर हमें मौका ज़रूर देती है, हर बार अपने हाथों नुकसान करके हम किस्मत को क्यों इल्ज़ाम दें, जबकि कभी मिलने वाली खुशी को तो किस्मत के अच्छे होने से मंसूब नहीं किया। तीखे लहजे में से फिर कांटों पर घसीटना चाहा। देखो, ये वक्त इन बातों का नहीं। अगर तुम तसल्ली नहीं दे सकती तो मज़ीद ज़ख्म भी मत लगाओ। मफाहमत का रास्ता अपनाना चाह। अरे ये वक्त क्यों नहीं है? यही तो वक्त है इन बातों का। एक बार गौर करना, अगर आज तुम्हारे हाथों से तानिया फिसल जाती है या फिर वो बच्चा, तो मरियम। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था, और इससे ज़्यादा भरपूर थप्पड़ था जिसने मरियम को कई फीट पीछे गिरा दिया। कमरे की दहलीज पर खड़ी महविश ने खासी हैरत से मंजर देखा, लेकिन वो दोबारा नीचे गिरी हुई मरियम पर झुक गया था, जो गाल पर हाथ रखे गुमसुम बैठी थी। बात सुनो मरियम सिकंदर खान। जब वह बोला तो इसके लहजे से टपकती दृष्टि सर्द मोहरी ने महविश को भी लर्जा कर रख दिया। मैंने आज तक तुम्हारा हर इल्ज़ाम सा, हर कड़ी बात को तुम्हारी जहनी अबतरी की वजह से मैंने बर्दाश्त किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम समझता था। मैं तुम्हें मोहब्बत से जीतना चाहता था। मैं ना कल गलत था और ना ही आज। मेरा ज़मीन मुतमिन है। तुम्हारे बेबुनियाद मफरूज़ात और इल्ज़ामात की वजह से मैंने खुद को बहुत पीछे हटा लिया था,
लेकिन अब तुम डायरेक्ट ऐसी बातें करके मुझसे मंसूब रिश्तों तक को अपनी नफरत की नज़र करो। नो, इसकी इजाज़त मैं कतई नहीं दूंगा। मुझे नहीं मालूम कि तुम अपनी नफरत में इतना आगे बढ़ जाओगे कि तानिया के लिए भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करोगी। ये तो ऐसा वक्त है कि मौत व ज़ीस्त में मुब्तला। अगला आने वाला एक पल क्या हमारे लिए लाता है कोई नहीं जानता सवाए रब के, जब सबको दुआओं के सिवा कुछ नहीं सुझाई दे रहा। तुम इतने गलत कलमात अदा करोगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे नफरत हो रही है खुद से, जिसने अपनी ज़िंदगी के जाने कितने पल एक ऐसी लड़की के लिए गंवा दी जिसके सीने में दिल नाम की चीज़ ही नहीं। वो थके हुए अंदाज में कुर्सी पर गिर गया। महविश ने साख नज़रों से इस लड़की की तरफ देखा जिसकी किस्मत पर कई बार रश करती थी दिन में। कितना इश्तियाक था इसे इस तरह इससे मिलने का कि जिसकी मोहब्बत में इंतहाओं तक डूबा हुआ फैसल खान किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता था। आज वही फैसल किस कदर टूट गया था। इसकी सी आंखों पर हलकोरे लेता इस तरह चेहरे पर बिखरा दुख और भेजे हुए होंठ जाहिर कर रहे थे कि वो जब्त के किन कड़े मराहिल से गुजर है। डॉक्टर फैसल। इसी वक्त डॉक्टर दानियाल की घबराई हुई आवाज़ ने तीनों नफूस को चौंका दिया। डॉक्टर दानियाल ने महविश को नहीं देखा था, इसलिए इसके पास से गुजरकर सीधे फैसल की तरफ बढ़ गए जो कुर्सी से उठकर हुआ था। तानिया की हालत बहुत ख़राब हो गई, फ़ौरन ऑपरेशन का कहा डॉक्टर तल्लत ने। इनके लहजे से परेशानी मुतरशा थी। हालांकि वो सीनियर तरीन सर्जन थे और कड़े से कड़े हालात में भी खासे पुरसकून रहते थे। तानिया की हालत के पेश नज़र फैसल ने कई सीनियर डॉक्टर्स की टीम को इस्लामाबाद से बुलवाया था और डॉक्टर दानियाल भी इनमें से एक थे। फैसल इनकी पूरी बात सुने बगैर बाहर की तरफ लपका। महविश पहले जा चुकी थी, साथ बैठी मरियम का दिल भी किसी शिकंजे में आ गया था। कहने को तो वो गुस्से में काफ़ी कुछ कह गई थी, लेकिन बाद में पछतावों ने घेरे में ले लिया। दिल में हालांकि कोई बुरा ख्याल नहीं था, बस ये ज़ुबानी का फसाद था कि वो अपने ख्यालात को इतने बुरे तरीके से फैसल पर आश्कार कर गई। वह मुश्किल खुद को संभाल कर खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से बाहर आ गई, जहाँ कॉरिडोर में जैसे अफरा तफरी फैली थी। खानबिला के सब मकीन और इसकी वालदा भी खड़ी थी। जोया ने सुर्ख मुतवरम आंखों से इसके कदमों और गाल पर पड़े निशान को बगौर देखा, लेकिन खामोश रही। वो चुपचाप बेंच पर दादी अम्मा के साथ बैठ गई। हर चेहरा मुतफक्कर, परेशान और हिलते लबों से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रहा था। एक उम्मीद थी जिसने सबको अपने हसार में ले रखा था, वरना डॉक्टर्स और अंदर बाहर जाती नर्सों के मायूस चेहरे नाउमीदी का मुकम्मल इजहार थे। कॉरिडोर के दूसरे सिरे से तेज़ कदमों से फैसल और तलहा आते दिखाई दिए। दादी अम्मा ने इसे बताया कि डॉक्टर ने ब्लड का बंदोबस्त करने का कहा। फैसल और तलहा शहर इसीलिए गए हुए थे। इन दोनों के करीब आते ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुल गया तो सबकी नज़रें बेसाख्ता डॉक्टर तल्लत की तरफ उठ गई, जो कदर थके हुए चेहरे से आगा जिससे कह रहे थे, मुबारक हो बेटा होगा। सब ने अपनी आंखें बंद करके जैसे दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया और वो दानिस्ता रुक गई। काशान ने बेहद चौंक कर इस गैर मामूली अंदाज को जांचा। और मुझे अफसोस है कि हम तानिया को नहीं बचा सके। सिर्फ एक जुमला पूरा करने में इनको अपनी हिम्मत भी जवाब देगी, इसलिए फ़ौरन अपने कमरे की तरफ मुड़ गए। डॉक्टर महविश, मुझे इस वक्त इस दुनिया में अभी भी बहुत रंगीनी महसूस होती है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी यूँ ही बिता दूँ अगर काशान अली का साथ हो। आई डोंट नो, लेकिन वो शख्स मेरे अंदर तक बस गया। हालांकि कभी कभी बहुत ज़्यादती कर जाता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो भी तो मेरे बिना रह नहीं सकता। बहुत से लोगों की शादी से पहले इश्क होता है और हमें शादी के बाद हुआ है ना। हैरत की बात। वो मंथली चेकअप करवाने आई थी तो कितनी सादगी से अपना आप इस पर अयां कर गई थी। मोहब्बत के सारे रंग इस खूबसूरत चेहरे पर छिड़क दिए थे, जिसकी गहरी सोचती आंखों में ज़िंदगी को इतना भरपूर देखकर वो कितने लम्हे नजरें नहीं हटा पाई थी। तानिया से लाइक तो इससे पहली मुलाकात में हो गई थी। खुद महविश और फिर तानिया की बेतकल्फ़ी की आदत ने एक दूसरे को इतना करीब कर दी कि बहुत सी बातें एक दूसरे से शेयर करने लगी। महविश, तुम किसके लिए जोक ले रही हो? आखिरी मुलाकात पर अचानक इसने पूछा तो वो साख्त रह गई। खैर, नहीं बताना चाहती तो छोड़ो। वो एकदम हंस दी। दरवाजे से टेक लगाए खड़ी महविश को अभी तक वो हंसी की झनकार अपने इर्द गिर्द सुनाई दे रही थी। सामने रोते हुए लोगों को खाली नज़रों से देखते हुए पिछले लम्हों में गुम थी। मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन जाने क्यों मुझे वहम हो गया कि मेरे पास बहुत कम वक्त है, और ये बात अगर मैंने अपने प्यारों से कही तो सबको बहुत रंज होगा, और मैं दुख देकर नहीं जाना चाहती किसी को भी। बस काशान को ये कहना कि दूसरी शादी ज़रूर कर ले, और हाँ, बच्चे को सीरत भाभी के हवाले कर दे। प्लीज़ कोई तसल्ली मत देना। इसे मुंह खोलते देखकर फीकी मुस्कुराहट से वो बोली, तुम प्लीज़ कह दो कि ना। वो आंसू निराश में घिरी इन आंखों से कैसे नजरें चुराती, इसलिए इस बात में सर हिला दिया तो वह जैसे मुतमिन होकर मुस्कुरा दी। गेट लॉस्ट मरियम सिकंदर खान। फैसल के चिल्लाने पर वो माहौल में पलटी। खुश हो जो तुम्हारी आरज़ू बल्कि दुआ कबूलियत का दर्जा पा गई। जब से सुर्ख पड़ती आंखों समेत वो मरियम के सामने खड़ा था। वो लरसते होंठों समेत कुछ कहने की कोशिश में निढाल आंसू में डूबी हुई थी। आज़म खान ने आगे बढ़कर फैसल को अपनी बाहों में ले लिया। वो सब जानते थे कि वो गम की शिद्दत से टूट गया, लेकिन मरियम पर चिल्लाने की वजह जानने से कासर थे। सवाए महविश के कोई भी बीते हुए इसके एक पल से वाकिफ़ नहीं था, जिसने मोहब्बत को पामाल कर दिया था। और इस एक पल की जद में 3 नफूस आए थे जो उजड़े हुए एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। अक्का जान, इसे कहीं चली जाए यहाँ से। वो आज़म खान की बाहों में बच्चों की तरह मचलते हुए जैसे इल्तिजा कर रहा था। सीरत भाभी ने मरियम के कंधे पर हाथ रखकर इसे वहाँ से हटने का इशारा किया तो वो खामोशी से यासिर के पीछे चलती, जो घर पर इंतजामात करने जा रहा था। काश मरियम, तुम जिस बात में इतना आगे ना बढ़ती। जो हुआ वो तो होना ही था, लेकिन क्या ज़रूरी था कि तुम इसके होने की दुआ करती? कैसे मोहब्बत भरा दिल तोड़ दिया तुमने सिर्फ एक सेकंड में। तासुब से आंसुओं के दरमियान आका जान के सीने से लगे बिलखते हुए फैसला हयात खान को देखकर महविश ने सोचा था।
ज़िंदगी एक नुक्ते पर ठहर गई थी। काशान ने नन्हे अब्दुल्ला को हसन भाई के हवाले कर दिया था। आप इसके वालिदैन हैं आज से, और मुझे यकीन है कि इन हाथों के सिवा कहीं भी मेरे बच्चों को ऐसा प्यार और सुकून नहीं मिलेगा। मेरा इस पर कोई हक नहीं है। अब हाँ, अगर आप इजाज़त दें तो ज़िंदगी में कभी दोबारा इस मुल्क में आए तो इसे मिलने आ जाऊँगा। बेतहाशा सुरख आंखों को झुकाकर वसीरत भाभी की गोद में सोए हुए अब्दुल्ला को देखते हुए कह रहे थे। भाभी की आंखों से बरसते तशक्कुर और दुख के आंसुओं में भी मुसरत के रंग नुमाया थे। फिर काशान ने झुककर अब्दुल्ला को लिया इनकी गोद से और भेजकर बेतहाशा प्यार किया। आई एम सॉरी बेटा। जाने किस बात पर एक्सक्यूज़ किया था। काशान जी आप बहुत ग्रेट हो जी, रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कानों के पास वही मध्य लहजा गुनगुनाया तो अब्दुल्ला को सीरत भाभी के हवाले करके तेज़ कदमों से बाहर निकल गए। मरियम इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? अफरा ने लाइट ऑन करते हुए घुटने पर सर रखे शिकस्ता वजूद पर नज़र दौड़ाते हुए पूछा। प्लीज़ लाइट मत जलाओ। सुरख मतवरम आंखों पर हाथ रखते हुए जैसे इल्तिजा की, जब खुद से हार रही हो तो इतराफ़ क्यों नहीं कर लेती तुम? इसकी इल्तिजा नज़रअंदाज करके इसके पास बेड पर बैठते हुए कहा। नहीं है इस कोई ऐसी बात। वो ख्वामखा उलझने लगी। तुम लोगों ने मुझे खुद तर्स और मुजरिम बना दिया मेरी अपनी नज़रों में, और आप चाहते हो कि मैं सब कुछ भुलाकर इन्हीं कांटों भरे रास्तों पर दोबारा चलूँ। अफरा ने तासुफ से अपने से 10 मिनट भरी बहन को देखा जो खुद अपने हाथों अपनी ज़िंदगी खो रही थी। जब इसने गलत किया तो सब चुप थे। मेरे हाथों में साइम ने ज़िंदगी से मुंह मोड़ा। वो तकलीफ दे लम्हा, वो अजियत से भरा वक्त जब वो लम्हा ब लम्हा ज़िंदगी से दूर हो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं ही कातिल हूँ इसकी, जिसने जानते बुझते ऐसे जालिम शख्स से उम्मीद लगाई कि जिसमें रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। दुख की शिद्दत से इसकी आवाज़ फटने लगी। ये वो मौजूद था जिस पर वो यूं ही आउट हो जाती थी और बावजूद कोशिश के कोई भी इसे संभाल नहीं सकता था। और अब गालों पर बहते हुए आंसू साफ करके ठहरे हुए लहजे में कहने लगी, अगर मैंने गुस्से की शिद्दत में ऐसे अल्फाज मुंह से निकाल दी जिस पर तकदीर ने कबूलियत की मोहर पहले लगाई हुई थी, तो सब मेरे पीछे पड़ गए, जैसे मैं ही जिम्मेदार हूँ तानिया की डेथ की, और 2 साल गुजरने के बावजूद मुझे नाकर्दा जुर्म की सज़ा दे रहे हैं। स्टॉप इट मरियम खान, तुम क्या समझती हो कि सबने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं? जैसे तुमने फैसल भाई को मुजरिम बना लिया अपनी अदालत में, तो सोचो ज़रा इनके साथ भी वही हालात गुजरे। कितने टची होते हैं हम अपनों के लिए, ये तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हो। और ऐसे कड़े वक्त में जब हम हर एक के लबों से खैर के कलमात सुनना चाहते हैं, ऐसी बदशगुनी कैसे दिल चीर कर रख देती है। लाख पढ़ लिख जाए हम पर कभी कभी ज़रूर वहम का शिकार हो जाते हैं, जैसे तुम साइम वाले मामले में हो गई हो, बिल्कुल ऐसे जैसे फैसल भाई के साथ भी हुआ। इसलिए तो तानिया की डेथ के 2 साल गुजरने के बावजूद वो अमेरिका से नहीं लौटे, और अपनी अपनी अना में कैद तुम दोनों ना सिर्फ अच्छा वक्त गंवा रहे हो बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद रिश्तों की उम्मीद भी तोड़ते जा रहे हो। गुस्से में जो इसके मुंह में आया कहती चलेगी, वो तो पहले आज़ूदगी में घिरी हुई थी। मजीद सोने पर सुहागा मरियम की हालत तो इसके ख्यालात ने सुलगा कर रख दिया, तमाशा बना कर रख दिया था। इस लड़की ने 4 साल गुजरने के बावजूद वही लकीर पीट रही थी और अपना नुकसान किए जा रही थी। सख्त उसी से सुनाकर वो कमरे से निकल गई और मरियम खुद एहतसाबी में घिरने लगी। घुटनों पर एक बार फिर सर झुकाकर नादीदा नुक्ते पर नजरें जमा दी, जहाँ पर गुजरते कितने पल इसे अपने हिसार में ले रहे थे। की होया सी 2-4 साल पहले, 2 साल भी लंघ गए, सानू हाले तक ना पता लग सकिया। मैं आ जाऊँ? दरबारे से ज़रा सा सर निकाले वो इजाज़त तलब कर रही थी। अरसलान और तलाल से केस डिस्कस करते हुए इसने खासी संजीदगी से सर उठाकर इसे देखा, और वो समझ गई कि हमेशा की तरह इसकी उसके दोस्तों के सामने आमद बहुत बुरी लगी। पहले तो वो इसे तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करती थी, जहाँ इसे इत्तला मिलती कि फैसल साहब ड्राइंग रूम में मौजूद है, फ़ौरन आवारिद होती और वो बज़ाहिर गुस्से को दबाए मुस्कुराते हुए इसे वहाँ से टालता, और कितने एहसान करके वो वहाँ से हटती थी। जानती थी ना कि इसकी हरकत सिर्फ एक ही शख्स बर्दाश्त कर सकता है, और वो है फैसल हयात खान, जिसकी ऐसी आदत से चाहे कितना ही नाला क्यों ना हो कभी भी बुजुर्गों तक शिकायत नहीं पहुँच जाएगा, और वो इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती थी। वो दोनों शुरू से एक दूसरे के लिए लाजमा मलजूम हो गए थे, हालांकि दोनों के पास कज़न्स और बहन भाइयों जैसे प्यारे रिश्ते मौजूद थे, लेकिन इन दोनों की दोस्ती सिर्फ एक दूसरे से थी। जो चीज़ मरियम को पसंद होती वही फैसल की पसंद बन जाती, और फैसल की पसंदीदा चीज़ें मरियम की फेवरेट लिस्ट में खुद ब खुद शामिल हो जाती। और हैरत की बात यह थी कि दोनों अपनी इस्लाह शावरी हरकत से बेखबर थे। मरियम, फैसल कभी एक आइसक्रीम नहीं खाएगा इतनी सर्दी में। एक दफ़ा इसे छेड़ने के लिए सब कज़न ने इसे शर्त लगा ली। जानते थे ना कि वाकई फैसल इतनी शदीद सर्दी में कभी भी आइसक्रीम के लिए राज़ी नहीं होगा, और वो आइसक्रीम की दीवानी बज़िद थी कि वो मान जाएगा। इसलिए सबके मुस्कुराते चेहरों से बेनियाज फैसल से पूछने के लिए इसके कमरे में चली है। तुम्हारा दिल चाह रहा है? इसकी फरमाइश पर एक लम्हे के लिए हैरत इसकी स्याह आंखों में उमड़ आई थी। इसके इस बात में सर हिलाने पर फ़ौरन राज़ी हो गया। चलो फिर। मरियम ने फातिहाना नज़रों से सबके मायूस चेहरों को देखा। इस समय कितने जुगनू चमक रहे थे इसकी आंखों में। फैसल ने बेसाख्ता नज़रें चुरा ली थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दोस्ती कब मोहब्बत में तब्दील हुई जान ही नहीं सके थे। ये तो इनके इर्द गिर्द रहने वालों ने महसूस किया, वरना वो तो अपनी दुनिया में गुम थे। फैसल को गुस्सा आता तो सिर्फ इस बात पर कि जब वो बेधड़क इसके दोस्तों के सामने आ जाती थी। हालांकि वो हमेशा इसकी हर पसंद को अपनाती आई थी, मगर इस बात पर जाने कि वो इसे चिढ़ाकर मज़ा लेती थी। जब बाहर निकल कर वो इसे डांट रहा होता तो वो सर झुकाए यूँ सुनती जैसे बहुत नादिम, और आइंदा कभी भी इस गलती को नहीं दोहराएगी। लेकिन अगली दफ़ा फिर वही मरियम खान होती और वही गुस्से की शिद्दत से आउट होता फैसल होता। जब भी तो अब भी वो नागवार नज़रों से इसे देख रहा था। वो फैसल, मैं इसलिए आई थी कि भाभी कह रही है जाने से पहले एक दफ़ा साइम को देख जाना, वो बहुत निढाल हो रहा है। जल्दी जल्दी अपनी आमद की वजह से बयान की तो
इसने इस बात में सर हिलाकर यूँ देखा जैसे कह रहा हो कि अब दफ़ा हो जाओ, जा रही हूँ मैं। एहसान जताकर मुड़ी तो तलाल और अरसलान दोनों इसके अंदाज पर हंस दिए। काले और सफ़ेद प्रिंटेड लॉन के सूट में स्याह बालों की लंबी सी चोटी को हिलाते हुए इस सादा से रूप में बेपनाह दिलकशी समेटे हुए थी। याद से आ जाना तुम। जाते जाते फिर ताकीद की तो इसने खा जाने वाली नज़रों से इसे घूरा वो छपाक से बाहर थी। साइम हसन भाई का बेटा 4 दिन का, लेकिन फ्रॉम बर्थ इसे कुछ प्रॉब्लम है और चूँकि वो शादी के 3 साल के बाद हुआ है तो सब काफ़ी केयरिंग हो रहे हैं और ख़ासी हद तक कॉन्शियस भी, क्योंकि देयर इज़ नो मोर चांस कि हसन भाई और सीरत भाभी दोबारा पेरेंट्स बन सके। वो अपने दोस्तों को साइम के मतलब बताते हुए अफसुर्दा हो गया। खैर हम लोग कहाँ थे? फ़ौरन मूड बदल कर दोबारा मौजू की तरफ लौटा और तीनों फातिमा अस्पताल की मजीद प्लानिंग में मसरूफ़ हो गए, जो कि ज़ेर तामीर था। फैसल को उम्मीद थी कि जब वह स्पेशलाइजेशन के लिए करके वापस आएगा तो इसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी होगी। इस सिलसिले में आगा जी और आका जान पूरी तरह हेल्प कर रहे थे इसकी। आज भी अरसलान और तलाल से डिस्कशन के बाद इसे अपनी सीट कंफर्म करवाने के लिए इस्लामाबाद जाना था। अरसलान और तलाल नहाइल काबिल और ज़हीन डॉक्टर्स थे और फैसल के बेहतरीन दोस्तों में इनका शुमार होता था। इसलिए फैसल अपनी गैर मौजूदगी में सारी जिम्मेदारी अस्पताल की ने सौंप कर जा रहा था। दोनों अगरचे इससे सीनियर थे, लेकिन एक ही कॉलेज में पढ़ने की वजह से काफ़ी दोस्ती हो गई थी। फैसल साइम को देख कर जाना। वो बाहर निकल रहा था जब अम्मी ने इसे याद दहानी करवाई। अम्मी वापसी पर देखूंगा, फिक्र ना करें। इन्हें तसल्ली करवाकर वो बाहर निकल गया। इसकी कल की सीट कंफर्म होना बहुत ज़रूरी थी और कुछ ज़रूरी कागज़ भी इसे आज बनवाने थे, क्योंकि पापा का फ़ोन आया था कि वो 2 दिन के अंदर बाद इसकी क्लासेस शुरू होने वाली थी। इसलिए वो शाम से पहले सारे काम निपटा कर वापस आना चाहता था। पुप्पो, फैसल कहाँ गया? 10 मिनट के बाद हरासा परेशान सी मरियम इनके सामने थी। आलिया के पास बैठी तानिया भी चौंक कर इसे देखने लगी। वो तो चला गया इस्लामाबाद। कह रहा था कि मैंने इसे बताया भी था कि साइम की तबीयत ठीक नहीं। वहशत आंखों में उतर आई थी। हाँ, कह रहा था कि वापसी पर देख लेगा। इन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। क्या हुआ मरियम? इसके एकदम रोने पर आलिया के साथ साथ तानिया भी परेशान होगी। वो आंखें नहीं खोल रहा, हिचकियों के दरमियान बताया, और सांस भी बहुत रुक रुक कर और आहिस्ता से ले रहा है। घर पर कोई नहीं है। आगा और अक्का जान यासिर के साथ ज़मीनों पर गए। तलहा कल से अपने दोस्तों के साथ मरी किया हुआ। बिलाल तो होता ही नहीं है यहाँ, और हसन भाई ऑफिस में। सारी परेशानी बताई। कोई भी गाड़ी नहीं है घर। हसन को फ़ोन करो फ़ौरन। इन्होंने मुड़कर तानिया को हिदायत की और मरियम की हमरा खानविला आ गई, जहाँ फातिमा बेगम साइम को गोद में लिए पढ़ कर इस पर फूंके मारी थी। बाकी ख़वातीन हवास बाख्ता सी मुख्तलिफ टोटके इस पर आजमा रही थी। सीरत ने ढाल सी दादी के पास ही तख्त पर बैठी खाली नज़रों से साइम को तकते जा रही थी। हसन के आते साइम को उठाए फातिमा बेगम जाने के लिए तैयार होगी, लेकिन हसन ने नरमी से इन्हें मना कर दिया। दादी अम्मा परेशान ना हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये। आप प्लीज़ ना जाएं, थक जाएंगी। हसन की बात की सबने तायद किया। आखिर मरियम, सीरत और हसन अस्पताल गए। ओह, ये तो बहुत सीरियस कंडीशन में है। डॉक्टर असद ने फिक्रमंदी से कहा तो इन तीनों के चेहरे मजीद रटक गए। इनका ब्लड फौरी चेंज करना पड़ेगा, आप इसे एडमिट करवाइए। इन्होंने तेज़ी से पैड पर लिखते हुए इन्हें हिदायत दी। मुझे तो हैरत है कि आपके तो घर का डॉक्टर है और वो भी है भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। इसके बावजूद आपकी इस कदर कोताही मेरी समझ से बाहर है। अब वो बाकायदे ने डांट रहे थे। सर झुकाए बैठी मरियम को अपने अंदर फैसल के लिए नफरत की शदीद लहर उठती महसूस हुई। इतना भी बंदा लापरवाह क्या हुआ कि अपनी मसरूफियत में एक ज़िंदगी को दाव पर लगा दे। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक साइम को फ़ौरन एडमिट कर लिया गया, लेकिन इसकी डूबती नबज़ लम्हा ब लम्हा इन्हें वसवसों में धकेल रही थी। सीरत भाभी ने जर्द चेहरे समेत मरियम की तरफ देखा, जो खुद भी हद से ज़्यादा खौफजदा चेहरे के साथ जैसे साइम की सांसें गिन रही थी। हसन भाई ब्लड का बंदोबस्त करने गए थे। साइम का रंग हल्दी की तरह हो गया था। रंगत तो इसकी कल से बदल रही थी, लेकिन वो लोग तो फैसल की तसल्ली की वजह से ज़्यादा परेशान नहीं हुए, लेकिन आज तो इसने सुबह से आंखें नहीं खोली तो सबकी परेशानी बढ़ गई। भाभी ये सांस नहीं ले रहा। मरियम ने खौफजदा आवाज़ में जैसे सरगोशी की थी। भाभी ने फटी नज़रों से पहले मरियम को और फिर साइम को देखा था। दरबारे से अंदर दाखिल होते हसन फ़ौरन पलट कर दोबारा बुला लाया। आई एम सॉरी, ही इज़ एक्सपायर्ड। डॉक्टर के अल्फाज इन तीनों की रूह निकाल के जैसे छत पे गिरती तो भी ऐसे धमाके नहीं होते जैसे इर्द गिर्द दब हो रहे थे। सामने खड़ा डॉक्टर भी तासुब से इन्हें देखकर पलट गया। मरियम ने एक बार फिर पलके झपक कर साइम को देखते हुए डॉक्टर की कई बात को वहम जानना चाहा, लेकिन इसके बाजू पर हाथ रखने के बावजूद वो बेहिस पड़ा रहा। अरे ये तो अपनी फुप्पो पर गया। फ़कत 6 दिन पहले तो डॉक्टर नादिया ने मुस्कुराते हुए मरियम से कहा था, बहुत प्यारा बच्चा आपका। गोल गोल आंखें घुमाता वो गुलाबी वजूद वाकई सबको अपनी तरफ मतवजा कर रहा था और आज सब कुछ हाथ से निकल गया था। सीरत भाभी बेहोश हो गई थी। हसन भाई फ़ोन करके घर पर इतला दे रहे थे और जब साइम का मुर्दा वजूद लिए वो लोग घर पहुंचे तो कैसा कोहराम मचा था खानविला में। आज भी वो पल इसकी याददाश्त में बिल्कुल ताज़ा थे और वही लम्हात थे जब इसने अपनी तमाम नफरतें फैसला हयात खान के नाम कर दी। मुझे तुम्हारी किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बीते लम्हे लौटा सकते तो फिर मेरे पास आना। मुंह मोड़े वो इतने सर्द और सख्त लहजे में कह रही थी कि फैसल को लगा वाकई वो मरियम सिकंदर खान को खो चुका है। फिर सबने इसे समझाया, लेकिन इसकी एक ही रट थी कि अगर फैसल गुजरा वक्त इसे वापस ला दे तो इसे माफ़ कर देगी। मरियम, इसमें इसका कसूर नहीं है। जो तकदीर में दर्ज था वो तो होना ही था ना मेरी जान। फिर क्यों किसी को इल्ज़ाम दें हम? सीरत भाभी और हसन भाई ने नम लांख और भराए लहजे में इससे कहा था। भाभी, तकदीर में तो सब कुछ पहले से लिखा होता है, तो क्या हम हाथ पाँव छोड़कर आने वाले अच्छे बुरे वक्त का इंतज़ार शुरू कर दें? ज़िंदगी उम्मीद का नाम है। अल्लाह उम्मीद व आस का दिया अपने इस बंदे के हाथ में थमाकर इसे दूसरों के लिए वसीला बना देता है, और जब वो बंदा ही अपने
इस दिए की रोशनी को अपने हाथ की औक से अंधेरे में बदल दे तो क्या हम इस तकदीर को सितम ज़रीफ़ी कहेंगे? हम तदबीर की बजाय आखिर हर बार किस्मत को ही मोतरे इल्ज़ाम क्यों ठहराएं? और वो शख्स फैसल हयात खान तो हर लिहाज से अपने फ़र्ज़ की कोताही का सज़ावार ठहराया जाएगा, पेशे के लिहाज से भी और इखलाकी लिहाज से भी। बेलचक लहजे में कहकर कमरे से बाहर निकल गई सीरत भाभी और हसन भाई एक दूसरे को देखकर रह गए। फिर फैसला अमेरिका चला गया, लेकिन इसकी वकालत में सब सरगर्म रहे और ये और बात कि मरियम अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटी। फिर जब वो वक्त वापस आया तो फातिमा हॉस्पिटल मुकम्मल हो चुका था। वो इसी में मसरूफ़ हो गया। न जाने दादी ने आगा जी और आका जान से क्या मुज़ाकरात किए कि फैसल की आमद के फ़ौरन बाद मरियम फैसल के निकाह का ऐलान कर दिया गया। साथ ही जोया और बिलाल की मंगनी होना करार पाई, जिसे बिलाल ने बाद में कह सुनकर निकाब में तब्दील करवा लिया। बेटा मैं हाँ कह चुका, मुझे अगर शर्मिंदा करवाना चाहती हो तो बेशक इनकार कर दो। हमेशा के बारों दबंग लहजे में बात करने वाले आगा जी सर झुकाए हाथ बांधकर बेटी के सामने खड़े थे। वो तड़प कर इनके जुड़े हाथों पर सर झुकाकर रोती। वालिदैन के पास अपने फैसलों को मनवाने के बहुत से तरीके होते हैं, वो भी इसी तरह ट्रैप कर दी गई थी, लेकिन रुखसती पर वह राज़ी नहीं हुई थी और अब 3 साल गुजरने के बावजूद अपने फैसले पर कायम थी। आगा जी एक बार इसे मजबूर कर चुके थे, अब इसकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया था। शायद ख्याल था कि एक दिन वो ज़रूर मानेगी। मरियम खाना खा लो आकर। अफरा एक बार फिर कमरे में आई थी। ठीक है, फैसल की गलती थी। अगर एक बंदा आपको कह रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब है तो सुनना चाहिए था, लेकिन ज़िंदगी मौत तो बेशक अल्लाह पाक के हाथ में है। लेकिन मरियम ने जो उसकी फैसल की बहन की डेथ के ऊपर बोला वो भी गलत था। ठीक है, अपना दुख हर चीज़ होती है, लेकिन जिस दुख से आप गुज़र रहे हो आप दूसरों को भी वही कह रहे हो कि अब अपने आप पता लगा, तो ये चीज़ बड़ी गलत थी। उसको छोड़ो, तुम्हारी अपनी भी तो रिश्तेदारी थी ना उस तानिया से। आती हूँ मैं। भारी आवाज़ को हत्तल मकान नॉर्मल करने की कोशिश की थी। इसकी जुड़ी सूरत ने अफरा की आंखों में भी बेतहाशा पानी इकट्ठा कर दिया। इनसे पलके झपक झपक कर इसने पीछे धकेला था। जल्दी आ जाना, ताकीद करके बाहर आ गई। निगत ने मुस्मिल कदमों से बाहर निकलती बेटी को दुख से देखा और इन्हें उम्मीद थी कि अंदर मौजूद मरियम की हालत भी कमोबेश ऐसी होगी। जाने किसकी नज़र खा गई थी इनके हंसते बंसते घर को। पहले तो सिर्फ मरियम की तरफ से परेशानी थी, लेकिन यासिर के इक़दाम ने इनकी दूसरी बेटी को भी तोड़ कर रख दिया था। अफरा इधर आओ बेटा, यासिर ने की कितना हूँ। और मुझे सबकी नज़र से बचकर अपने कमरे में पला लेना चाहती थी, जहाँ वो खुलकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती, जिसने हमेशा की तरह आंखों के रास्ते से निकलना शुरू कर दिया था। निगत की पुकार पर छोटे छोटे कदम उठाती इनके सामने आ खड़ी हुई। वो कितने पल इसके झुके सर को देखती रही। कौन कहता है वालिदैन के फ़ैसले हमेशा सही होते हैं, और कौन कहता है कि अपनों से बढ़कर कोई नहीं होता। गैरों की निस्बत अपनों को बेटियां सौंपना ज़्यादा मुनासिब होता है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ? क्या वो यासिर की नज़रों को सही तरह से नहीं पढ़ सकी, या अफरा के शर्मीले रूप में छुपे इकरार को सही नहीं समझ सकी कि फातिमा बेगम के पूछने पर झट रजामंदी का इजहार कर दिया। नतीजा क्या निकला कि मंगनी के सिर्फ 6 माह के बाद यासिर को रेड लाइट एरिया की माजिया मलिक इतनी पसंद आ गई कि सब कुछ छोड़कर वो इसी एरिया के चक्कर लगाने लगा। और अब आगा जी के हुक्म पर इसे घर छोड़े हुए भी साल हो गया था, वो पलट कर नहीं आया था। और अफरा कैसे घुलती जा रही थी रोज़ बरोज़। अगरचे वो खुद को बहुत फ्रेश जाहिर करती, लेकिन माँ की नज़रों से तो नहीं छुप सकती थी। लाख दिल लानत यासर दे उतई, लाख दिल लानत। बस जो गंद होता है वो गंद पे ही जाता है। अफरा तुम तो मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी बेटी हो। जाने कब वो इनके कंधे से लग गई थी और बाकायदा हिचके से रो रही थी। नहीं बेटा ऐसे नहीं रोते, अल्लाह सब अच्छा करेगा। इनका लहजा रिंद गया। आई एम सॉरी अम्मी। माँ को परेशान देखकर इसने अपने आंसू को साफ करके सर उठाया, लेकिन लड़ियों की सूरत में निकलते हुए पानी पर बंद बांधना खासा मुश्किल हो रहा था। चलें आप टेबल पर सब इंतज़ार करें। नज़रें दोबारा अपने कमरे की तरफ मुड़ गई तो वो भी डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई, जहाँ बाकी सब इंतज़ार में थे इनके। फातिमा ने एक नज़र थके कदमों से आती हुई बहू को देखा और गहरी सांस भरकर प्लेट में सालन निकालने लगी। न जाने कैसी आजमाइश थी इनकी कि जिसमें घर का घिरकर इनका पूरा आशियाना बिखर गया था। फैसल हयात खान, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। वो रुख से रूर किया था, लेकिन पलट कर फिर भी नहीं देखा। क्या चाहते हैं आप पापा कि मैं यहाँ से भी चला जाऊँ? उखड़ा लहजा हर किस्म की मसलियत से आ रही था। इन्होंने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखकर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, जिसके चेहरे पर खफगी के असरात खासे नुमाया थे। तो तुम लौट कर नहीं जाओगे? इसके तासुरात को नज़रअंदाज करके इन्होंने अपना सवाल दोहराया। नहीं, कती अंदाज में वो खुद से भी खफा था। क्यों? वजह पिछले 2 सालों से पूछ रहा हूँ। हर दफ़ा मेरा जवाब वही होता। तो तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर होगी कि नफ़रत इस पर गालिब आ गई, या यूँ कहा जाए कि मोहब्बत थी ही नहीं। कुछ भी समझ लें, इत्मीनान से जवाब दिया तो बगौर से देखने लगे। फैसल, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। किससे छिपना चाह रहे हो, जबकि जानते हो कि तुम नाकाम ही होगे? पापा एक बात तो बताएं। इसका अटल अंदाज एक पल के लिए इन्हें खौफजदा कर गया। आप वापस क्यों नहीं जाते, जबकि आलिया हयात खान की हर दुआ में आप शामिल होते हैं? चुपता हुआ सवाल इन्हें इस मोड़ पर लिया जहाँ से वो बचना चाह रहे थे। नहीं जवाब दे पाएंगे आप, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आलिया खान की निस्बत वो मोहब्बत ज़्यादा मजबूत है जिसने आपको पूरी तरह हर्ट किया। वो एक पल के लिए थमा, लेकिन इन्होंने फिर भी सर ऊपर नहीं उठाया। पापा, जिनसे तवक्कुआत ज़्यादा हो ना, तो मामूली सी गलती भी हमें बदगुमान भी बहुत जल्द कर देती है। ये जज्बा मोहब्बत जो है ना, ये जितना नरम है इतना ही बेदर्द भी है।
यह हमें वहाँ से दुख देता है जहाँ तक हम या हमारी सोच भी नहीं पहुँच सकती। पापा, कहना बहुत आसान है लेकिन माफ़ करना मुश्किल है। आप इतने साल गुजरने के बावजूद ज़हरा हुसैन की गलती नहीं माफ़ कर सके। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आप बावजूद कोशिश के 30 सालों के बाद भी इन फिजाओं में नहीं जाना चाहते। क्यों? वो संगदिलाना अंदाज से तज्जिया कर रहा था। मेरे वापस न जाने की ये वजह नहीं है। आखिर धीमे से इन्होंने इसकी तरदीद करना चाहिए। और मेरे मामले को बीच में घसीट कर अपनी तरफ से त्वचा मत हटाओ। मैं त्वचा नहीं हटा रहा पापा, आपको हकीकत बताना चाहता हूँ जिससे नज़रें चुरा रहे हैं सब। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी तरह पछताना न पड़े। मिलाकर वो यहाँ हो ही गए तो सब कुछ भूलकर हयात खान के चेहरे के दिलकश नकूश में खो गया, जहाँ पर सदियों की थकन छा गई। हम मर्द लोग मोहब्बत का सिर्फ नाटक करते हैं। हमें ना मोहब्बत देना आती है और ना ही लेने का सलीका। एक मामूली सी बात को ना का मसला बनाकर हमेशा के लिए दूसरे के दिल को वीरान कर देते हैं। इससे बेखबर कि खाली दिल की आह अर्श पर पहुंचकर हमें भी उम्र भर के पछतावे दे जाती है। फैसल खान ने हमेशा यही चाहता कि कभी तो इसके पापा खुलकर बोले, और आज जब ज़िंदगी में पहली बार इन्होंने इतनी लंबी बात की तो इनका दुखी और अफसरदा लहजा इसके दिल को चीरने लगा था। एक बात याद रखना बेटा, मोहब्बत या तो होती है या फिर नहीं होती, कभी भी तीसरी बात नहीं होती इसमें। और जब हम तीसरी राह को अपनाने की कोशिश करते हैं ना, तो दरअसल हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। जब कभी किसी से मोहब्बत करो तो इसको निभाने का भी हौसला रखना अपने अंदर। बीच राह में छोड़ जाने वाले बुज़दिल होते हैं, मेरी तरह, जो मुख्तलिफ फ़र्द जुर्म आयद करके समझता है कि वो खुद बरी ज़िम्मा होकर शायद पुरसकून हो जाएगा। लेकिन तुमने देखा कि मोहब्बत कैसी ज़ालिम शय है। ये किस तरह इसे अर्ज़ा करने वालों को बेचैन और बेसकूनी अता करती है। पापा, वो हैरानी से नहीं देखेगी। आज वो इतने अरसे के बाद इतराफ़ कर रहे थे कि वो गलत थे। हाँ बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी खुद अपने हाथों से हारी है। इन्होंने शर्मिंदगी से सर झुकाया। वो बहुत मासूम थी और अपनी मोहब्बत में ईमान की हद तक सच्ची। बहुत एतमाद था इसे अपनी मोहब्बत पर, मगर देखो कैसे खून हुआ इसके एतबार का। हर बार इसका खौफ आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा था। वो खोना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या सितम ज़रीफ़ी थी कि जो माशरे से खौफज़दा थी, इसलिए मोहब्बत को छुपा लेना चाहती थी। इसी मोहब्बत ने पीछे से इस पर वार कर दिया। अपने माहौल से डरी भी मोहब्बत पर भरोसा किए बैठी थी। बेवकूफ़ थी ना, ये जान ही नहीं सकी कि दरअसल इसके अंदर का खौफ एतबार टूटने का था, ना कि मोहब्बत छिन जाने का। इसने बहुत इंतज़ार किया, हर बात मैंने इसे मायूस किया। हमारी यूनिवर्सिटी फेलोज इस नाजुक सी लड़की की मुझसे इतनी बेपनाह मोहब्बत पर रश किया करते थे, और इसी रश ने मुझ में गुरूर पैदा कर दिया। और जानते हो, जब इसके वालिदैन ने इसका रिश्ता इसके कज़न सफ़ियान बशीर से किया तो कैसे आंसू निराश में डूबी आंखों से इसने मुझे इतला दी थी। और मैं इतना संगदिल और कठोर बन गया इस लम्हे के सारे इल्ज़ाम इस पर रखकर इसे अजियत में धकेल कर शांत हो गया। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मोहब्बत अपने मुजरिम को कभी भी नहीं बख्शती। बस वो लम्हा था जब ज़हरा हुसैन ने सुरख होती आंखों को जब्त से बंद करके शायद रब को पुकारा था। और भला रब कैसे अपने दुखी बंदे को खाली लौटा देता अपने दर से। छोटी छोटी बातों पर रोने वाली वो लड़की मजबूत कदमों से और पुरसकून चेहरे के साथ वहाँ से लौटी थी ना हैरत की बात, इतने अरसे से मोहब्बत खो देने की परेशानी में मुब्तला मोहब्बत के खोने पर बिल्कुल भी नहीं रोई थी। और इसी बात ने मुझे हैरान कर दिया, और मैं जो समझता था कि मैं सही हूँ, और इस वक्त के बाद बिल्कुल टूट गया। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मुझे लगा कि वाकई मुझे ज़हरा हुसैन से मोहब्बत थी। और इसके बाद मैंने दीवानों की तरह इसे तलाशा था, पर नहीं मिली वो। फिर आलिया मेरी ज़िंदगी में आ गई, लेकिन एक बेसकूनी ने मुझे अपने हसार में ले रखा। कोई मेरे जैसा मुफलिस भी होगा जिसे ज़िंदगी में 2 औरतों ने अपनी दुआओं में अपनी मोहब्बत के मरकज़ बनाए रखा, और इसे फिर भी मोहब्बत बरतने का ढंग नहीं आया। लो इतने तो आवे दावा ही बिगड़िया होया। सारे खानदान दे विच ही हर कपल दे विच यही दास्तान चल रही है। क्या कुछ नहीं था इनके लहजे में, शिकस्तगी, खो देने का दुख, पछतावे और बीते वक्त की नदामत। एक कामयाब और मसरूफ़ बैंकर जिसने अमेरिका जैसे मुल्क में बेपनाह शौहरत समेटी थी, इस वक्त अपनी ज़िंदगी के तमाम असासे लुटाए एक हारा जवारी था। मैं अब चाहूँ तो भी वापस पलट कर नहीं जा सकता। पापा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वो तड़प उठा। एक मोहब्बत की सज़ा आपने अपनी आधी ज़िंदगी देकर काटी, और अब क्या चाहते हैं कि बाकी मोहब्बतें भी आपसे यूँ ही छीन ली जाएँ? आपने देखा कि आपकी गलती के बावजूद अल्लाह ने आपको मोहब्बतों से दूर नहीं रखा। आपको तो हर वक्त शुक्रगुजार होना चाहिए रब का, ना कि आप सबसे ताल्लुक़ तोड़ने एक बार फिर कुफराने नेमत कर रहे हैं। जो बीत गया इसे भुला देना ही सही है। हो सकता है किस्मत में यूँ ही लिखा हो, लेकिन क्या ज़रूरी है कि आलिया हयात खान को भी वही सज़ा दी जाए जो ज़हरा हुसैन ने झेली थी? क्या हर बार मोहब्बत के उठे हाथों को खाली लौटना होगा? प्लीज़ इस खुदअज़ियती के हसार से निकलें। वो जैसे इल्तिजा कर रहा था, चेहरे पर दुख देने के एहसास लिए सामने खड़े इस शख्स पर फैसल खान को बेपनाह तरस आ रहा था। वो चाहता था कि वो इसी तरह वो इस सज़ा के ज़िंदान से खुद को निकाले। कौन कहता है कि रोमियो जूलियट या हीर रांझा मौजूद नहीं है, इस ज़माने में नहीं है? किसने कहा मोहब्बत सिर्फ अमीर लोगों का रचावट होंगे? अगर वो ऐसा सोचते हैं तो शायद इन्हें हयात खान और ज़हरा जैसे लोगों का नहीं पता, जिन्होंने मोहब्बत को इबादत की तरह निभाया था, जो खुद को वाकई इस राह में ख़त्म कर चुके थे, जिन्होंने मोहब्बत करने की सज़ा अपने लिए खुद चुनी थी। दुख अगर ज़हरा हुसैन का नसीब बने थे तो सुखी तो हयात खान भी नहीं थे। वो भी तो अरसा व ज़िंदगी से मुँह मोड़ चुके थे। अब तो सिर्फ फ़राइज़ ज़िंदगी निभाने वाली खाली वजूद था, जिसकी रूह तो इस पल ही ज़हरा हुसैन के पाँव से लिपट कर रह गई थी जब वो इसकी ज़िंदगी से निकल रही थी।
लख दी लानत फिर तेरे ते ना उदो तू चज दा कीता ते ना हुण तू चंगा करना पे। अब अगर अल्लाह ने तुम्हें एक महरम रिश्ते में बांध दिया, औलाद भी तुम्हारी जवान हो गई है, सारा कुछ हो गया, तो हुण उन्हां दा ते बन जा, एक दा ते बन ना सकिया। जिद्दां दा प्यो उदां दी औलाद अगों कदम कर रही है। आई विल बी ऑल राइट माई चाइल्ड। वो बहुत जल्द वो अपने खौल में बंद होकर शगुफ्तगी से मुस्कुराए थे। वो सिर्फ तासुब भरी नज़र डालकर रह गया इन पर। उफ़, ये पढ़े लिखे लोग जो खुद को कभी भी जाहिर नहीं करते और अपने दुखों को दबाकर समझते कि खुश रहना सीख जाएंगे, हालांकि इस तरह सिर्फ खुद को तबाह कर रहे होते हैं। मेरा पोस्टमार्टम करना बंद करो बेटा जी और अपना मसला हल करने की कोशिश करना। इसका कंधा थपथपाया तो वो गहरी सांस लेकर इन्हें देखने लगा। क्या ना था इस एक नज़र में हयात खान को, जिसे सारे सवालों के जवाब मिलने लगे, इसलिए थके कदमों से सर झुकाए बाहर निकल गए। आगा जी हर रोज़ की तरह शाम को अस्पताल आए थे और ये पिछले 2 सालों से इनका मामूल था। जब से फैसल खान ने सरजमीन से अपना नाता ख़त्म किया था, मरियम लॉन में बैठी हस्बे मामूल किताब में गरक थी। जिस हस्बे साबिक आगा जी ने बाहर निकलने से पहले इससे पूछा था, जाना है? और खिलाफ मामूल इसका सर इस बात में हिल गया था। पहाड़ों के दरमियान बनी साफ शफाफ सड़क पर चलते हुए इर्द गिर्द के नज़ारों में गुम थी। बहुत से लोग सैर व तफरी की गर्ज से आए हुए थे। मैदानी इलाकों में गर्मी की वजह से यहाँ पर रौनक बढ़ गई थी। इसकी महवियत एक पल के लिए, कभी कभी पास से गाड़ी गुजर जाती तो इसकी महवियत एक पल के लिए टूटती और दोबारा फिर वो महव हो जाती। आगा जी ने कई बार इसे मुखातिब करना चाहा, लेकिन इसकी पुरशौक निगाहों में जाने कैसे एहसास अपनी लो दे रहे थे कि वो खामोशी रहे। आज कितने अरसे के बाद वो बाहर निकली थी, शायद 8 या शायद 10 माह के बाद। इसकी याददाश्त वाकई कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन इसने खुद को बहुत फ्रेश महसूस किया। आज आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर फैलते बादलों को ने बड़े मत्थर अंदाज में ज़मीन पर बरसना शुरू कर दिया था और किनमिन बारिश में जंगली फूलों और फलों की खुशबू ने पूरी फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया था। इसने गहरी सांस भरकर इस खुशबू को अपने अंदर उतारना चाहा, फिर हाथ बढ़ाकर एक कतरे को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की और बेख्तियार हंस दी। आगा जी ने भी इसकी बचकाना हरकत और अंदाज पर मुस्कुरा दिए थे। सामने अस्पताल की सफ़ेद इमारत नज़र आ रही थी, जिसकी पेशानी पर चमकता फातिमा अस्पताल का नाम बारिश में धुलकर और भी चमक उठा था। यहाँ पर कदम रखती 2 साल पहले की अज़ियतनाक घड़ी ने इसे अपने इख्तियार लब भेजने पर मजबूर कर दिया था। आगा जी ने बगौर इसकी हरकत को देखा, लेकिन खामोशी से आगे बढ़ गए, जहाँ पर इन्हें डॉक्टर अवैस से मिलना था, जो अस्पताल का तमाम चार्ज संभाले हुए थे, और वह यूं ही कमरों में झांकती फिरी थी। मरियम, फैसल खान? इस तरह तो आज तक किसी ने इसे नहीं पुकारा था। बेहद चौंक कर वो पलटी। सामने खड़ा वजूद अगर मानूस नहीं था तो इसे नामानूस भी नहीं लग रहा था। इसे वो पहले भी देख चुकी थी। कहाँ ये इसकी याददाश्त ने एक बार फिर धोखा दिया। कैसी हैं आप? अब वो मुकम्मल तौर पर इसकी निगाहों के हसार में थी। चेहरे पर जाज़बियत और मलाहत लिए वो बड़ी अपनायत से पूछ रही थी। इसने सिर्फ इस बात में सर हिलाया। एक बार फिर इसके नकूश को खोजने लगी, जिसकी खूबसूरत फ्रेम से झांकती आंखों में हद दर्जा संजीदगी और मलाल सा खुला हुआ था। मैं महविश कमाल हूँ। इसने उलझन दूर की। ओह, तो ये है डॉक्टर महविश। एक बार फिर गहरी नज़र से इसका जायज़ा लिया। खबर रखा करो लड़की इसकी, जिसके इर्द गिर्द महफिश कमाल जैसी खूबसूरती बिखरी होगी तो वो कब तक खुद को बचाए रखेगा। अपनी अना में अपना ही नुकसान ना कर जाना। यासिर बहुत कम सीरियस होता था। इसकी संजीदा सी बात ने एक लम्हे के लिए दिल में बेचैनी भरी, लेकिन वो सिर्फ लम्हा भर के लिए थी। और आज जब इसने गौर से इसे देखा तो यासिर की 2 साल पहले की बात सच्ची लगी। हुस्न, खूबसूरती और मासूमियत को एकजा कर दिया जाए तो ये किरण महविश कमाल का सरापा सामने आता। नाइस टू मीट यू। रस्मी मुस्कुराहट पास की। आइए इधर बैठिए। वो शायद इससे गुफ्तगू करने के मूड में थी, और चूँकि आगा जी की वापसी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं थी, इसलिए इसके ऑफ़र पर इसके कमरे में आके, कब से आप यहाँ? मुकाबिल की आंखों में उमड़ती हैरत ने इसे अपने सवाल की हमाकत का एहसास दिला दिया, इसलिए खासी शर्मिंदा हो गई। आखिर इतना तो याद रखना चाहिए था कि जब से इस अस्पताल में काम शुरू हुआ था, तब से महविश का नाम अक्सर बेशतर खानविला में लिया जाता था। महविश ने भी शायद इसकी खदालत भांप ली थी, इसलिए से इधर उधर की बातें करने लगी। खासी दिलचस्प और मज़े की लड़की लगी वो मरियम को। अपने कॉलेज की बातें करते हुए एकदम गुफ्तगू का रुख इसकी ज़ात की तरफ मोड़ गई। तुम क्या करती हो आजकल? बस बीकॉम के बाद कुछ बेकिंग वगैरह के कोर्सेज़ की, अब फारिग ही होती हूँ। सुनो, अगर ज़िंदगी में से अना और ज़िद को निकाल दिया जाए तो क्या जीना सहल नहीं हो जाता? वो टेबल पर कोहनी के बल आगे होकर बोली। मरियम ने कुछ चौंक करके कप को टेबल पर रखकर इसे देखा तो वो बिला मकसद हंसती। वैसे चाहे जाने का एहसास कितना मसहूरकुन होता है ना, जब हमें ये पता हो कि दुनिया में एक शख्स ऐसा जो हमारे दर्द पर हमारी तरह आंसू बहा सकता है और हमारी खुशियों पर हमसे बढ़कर खुश होता है, तो कितनी खूबसूरत और प्यारी लगती है ज़िंदगी। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम मामूली सी खताओं को भी माफ़ करने का ज़र्फ़ ना रखें खुद में? अब वो पीछे होकर कुर्सी से टेक लगाए इसे देख रही थी। महविश, मैं क्या मतलब लूँ तुम्हारी बात का? संजीदगी से पूछा तो वो खामोशी से इसे देखे गई, जिसकी रंगत में खुली जर्दियाँ, आंखों के नीचे पड़े हल्के और लापरवाही से बैंड में जकड़े बाल इसे खुद से भी लापरवाह जाहिर कर रहे थे। ये वो मरियम सिकंदर खान तो नहीं थी जिसे इसने कुछ अर्सा पहले देखा था, अगरचे तब भी हालात कशीदा ही थे, लेकिन फिर भी ज़िंदगी से भरपूर चमकता हुआ चेहरा अपने अंदर दिलकशी और बेपनाह मुतासर करने की सलाहियत रखता था। खूबसूरती में तो अभी कमी भी नहीं हुई थी, लेकिन बस ये हुआ था कि वो अपने अंदर अब थकन समेटे हुए थी। वो टूट रही थी लेकिन जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो ज़िंदगी को वापस बुलाना चाहती थी, लेकिन पुकार कर अपनी अना को भी नीचे नहीं आने देना चाहती थी। फैसल कब आ रहा?
इसके सवाल के जवाब में किया गया सवाल मरियम के चेहरे पर इस तरह फैला गया। अच्छा छोड़ो, मैं शायद ज़्यादा ही पर्सनल होने की कोशिश करने लगी थी। वो एक बार फिर मुस्कुरा दी और मरियम को हर बार ऐसा क्यों लग रहा था कि वो सब कुछ जानती है इसके बारे में, और इसकी हंसी क्यों इतनी पसमर्दा और फीकी सी थी। मैविश मोहब्बत छुपाने वाला जज्बा तो नहीं है, तो क्यों अजियत दें हम खुद को, जबकि जानते कि इसने अपना आप एक दिन तो जाहिर कर ही देना है। वो कहती गुट्ठी का एक सिरा ढूंढने निकालने में कामयाब हो ही गई थी आखिर। हम बहुत से काम खिलाफ तबीयत करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि बाज़-औक़ात बहुत कुछ खो देने का डर हमारे अंदर कुंडली मारे बैठा होता है। गहरी सांस लेकर वजह से कहीं खो गई। मैं भी यार चलना नहीं है, एक गंभीर आवाज़ ने खामोशी का पर्दा चाक किया। डॉक्टर अरसलान मेरे कज़न है और अब फियांसी भी। दानिस्ता मुस्कुराहट ने एक बार फिर इसके होंठों का हत्या है। ये मरियम है, डॉक्टर फैसल की कज़न। और वो एक पल के लिए रुकी। मैं जानता हूँ भाई, फैसल ने एक दो बार जिक्र किया था और एक दिन इसके ड्राइंग रूम में मुलाकात भी हुई थी। वो हंसते हुए मैविश की मुश्किल से निकाल गया। मरियम ने सर झुका लिया, शायद अपने तासुरात छुपाने चाहे। ओके प्लीज़ माइंड मत करना, आज हम एक पेशेंट को देखने इसके घर जाना है। नो मेंशन, मैं भी जा ही रही हूँ। वो भी उठ खड़ी भी आगा जी कॉरिडोर में आते हुए दिखाई दे रहे थे। मरियम हो सके तो मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना। वो बहुत लविंग शख्स है और तुमसे बेपनाह मोहब्बत भी करता है। अपनी ज़िद में कहीं से खो मत देना। आई नो वो तुमसे बेहद खफा है, बट आई ऑल्सो नो दैट ही इज़ वेटिंग फॉर यू। जाओ इसे मना लो जाकर। अरसलान बाहर निकल गया और मैविश ने इसके पास रुककर आहिस्ती से आखिर खुलकर कह ही दिया और इसे साग छोड़कर रुख मोड़ कर चलती। मोहब्बत में हिसाब किताब तो नहीं देखे जाते, ये तो नफ़ा नुकसान के बिना किए जाने का एहसास है। फजूल की ज़िद और अना हमसे बहुत कुछ छीन कर ले जाती है, और जब हमें इस नुकसान का एहसास होता है तो हम मोहब्बत से अपना दामन छुड़ा चुके होते हैं। जोया कहीं आसपास ही बोल रही थी। आगा जी के पुकारने पर बमुश्किल कदमों को घसीटते हुए इनके पीछे चल पड़ी। आजकल एहसास ज़्यादा ही बढ़ गया था। वो शख्स हर रूप में याद आ रहा था। बचपन में इसकी खातिर हर किसी से लड़ाई मोल लेता, इस पर अपना हक जताता, फिर बड़े होने पर भी इसे सिर्फ अपना पाबंद करता हुआ। ये मेरी पार्टनर बनेगी सिर्फ, और कभी इससे लड़ता हुआ। तुम रोहेल के पास खड़ी क्या कर रही थी? इकट्ठे स्कूलिंग हुई थी। वो हमेशा यही चाहता था कि इसके सिवा इसका कोई दोस्त ना हो। वो भी तो हमेशा इसकी हर बात मानती थी। मज़ीद बड़े हुए तो दोस्ती के एहसास के साथ अपनाइयत का जज्बा महसूस होने लगा। वो भी तो इसकी अपनाइयत का जज्बा महसूस करने लगा, और वो भी तो इसकी केयर करता था जैसे वो कांच की नाजुक सी गुड़िया हो जो ज़रा सी ठेस से टूट जाएगी। और जब वो टूट रही थी तो कैसे अजनबी बना बैठा था। इसके हर पल का साथी, इसके मजाज के तमाम मौसमों से आशना। इससे इतना लापरवाह हो गया था कि इसकी खामोश लबों की पुकार पर भी नहीं सुन रहा था। वो कैसे बताती, इसने तो आज तक कोई दोस्त भी नहीं बनाया था इसके सिवा। अपना हर दुख हर खुशी इसी से शेयर किया था। इसे याद था कि कई बार अम्मी की डांट पर भरी आंखों से इसके सामने जा खड़ी होती थी और धीरे से सिर्फ यही कहता, रो लो तुम। वो इसके हाथों पर सर टकाकर वाकई अपने अंदर का गुबार निकालती थी। साथ साथ अम्मी की शिकायत या अफरा वगैरह की ज्यादती भी बताई जाती और वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सुने जाता। इसके लिए तो वह हाइट पार्क था जहाँ पर आकर जब चाहती कथारसिस कर लेती थी, और अब जिसे लगता था कि पता नहीं कितने अरसे से वो रोई नहीं थी। कितनी घुटन बढ़ गई थी अंदर। सर उठाकर आसमान को देखा। बारिश रुक गई थी और हवा में नमी बाकी थी। मैं मजबूत नहीं हूँ, मुझे नफरत करना नहीं आती और ना ही मुझे करने हैं। घर में दाखिल होते ही सोच ने दिमाग पर दस्तक देकर इसे ढेरों इत्मीनान बख्श दिया था। यासिर, वो भी ऑफिस से आया था, थका हारा सोफे पर आंखें मूंदे बैठा था। जब फ़र्क अंदर दाखिल हुआ तो बेख्तियारी से पुकार बैठा। यासिर ने आंखें खोलकर इसे सवालिया अंदाज में देखा। यार कब तक इस अजियत में मुब्तला रहोगे, क्यों नहीं चले जाते वापस? क्या मैं वापस जा सकता हूँ? क्यों, तुमने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती? इसकी बात काट कर वो तेज़ लहजे में बोला। जुर्म ही तो किया है मेरे यार, दिल दुखाने से ज़्यादा नाकाबिले माफ़ी जुर्म क्या होगा जिसकी सज़ा खुद पर आयद करके भी सुकून नहीं मिलता। धीमे से जैसे बड़बड़ाया, तो क्या यूं ही मर जाएगा घुट घुट कर? फ़र्क खासा अफसुर्दा हो गया था दोस्त के लिए। बस यार, ना तनवीर की बातों में आकर इस दिन इस जगह पर जाता और ना ही हालात इस नहज पर आते। इसलिए मैं तेरी दोस्ती को पसंद नहीं करता तनवीर के ग्रुप से। वो लोग 4-4 सालों से यूनिवर्सिटी में बिना कोई क्लास पास किए घूम रहे हैं। इन जैसे बिगड़े हुए लड़कों का काम ही दूसरों को भी अपनी राह पर लगाना होता है। गहरी सांस लेकर यासिर ने फिर आंखें मूंद ली। सिर्फ एक लम्हा का खतावार था वो, और यही लम्हा इसे अपनों से दूर कर गया। माजिया मलिक, वो दिल में इससे मुखातिब था। आखिर कैसे बहक गया था मैं तुम्हें देखकर? शैतान ने कैसे कारीवार किया मेरी मोहब्बत पर? मैं जो खुद को बेइंतहा मजबूत समझता तो क्या यही मजबूती थी मेरी कि जानते बूझते तुम्हारी बनावटी अदाओं में उलझ कर रह गए। ये भी जानता था कि तुम्हें सिर्फ दौलत से मोहब्बत हो सकती है, फिर भी तुमसे मोहब्बत करने की हमाकत करने चला था। कितना लूटा तुमने और मैं लुटता रहा। मेरी सज़ा भी यही होनी चाहिए। आज जब मैं इतनी अच्छी जॉब पर हूँ, ज़िंदगी की हर सहूलत मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है, तो भी मैं तही दामन हूँ। कैसे बताऊँ मैं अफरा को कि मैं बहका ज़रूर था, लेकिन वो कुछ लम्हों का खेल था। लेकिन मैं जानता हूँ माजिया मलिक कि तुम्हारे पास जाकर मैंने बहुत कुछ खो दिया, और सबसे बड़ा नुकसान एक प्यार भरे मासूम दिल का खो जाना, जिसे चाहूँ भी तो दोबारा नहीं पा सकता। इन आंखों में मायूसी और नाउमीदी देकर आया हूँ, जिनमें उम्मीद और खुश रंग मुस्तकबिल के ख्वाब मैंने खुद भरे थे। आह, क्या किया मैंने, कहाँ कहाँ और किस किस का हिसाब दूंगा मैं। डुब के मर जा तू, होर तू किदा हिसाब देना? बगैरता, सारा टब्बर ही बगैरता दा। किसी ने किसी का दिल दिखाया, किसी ने किसी का दिल दिखाया। तुहाडे विच कोई सही भी है?
दिल में दर्द हद से बढ़ गया तो वो उठकर कमरे में चला आया। फ़र्क ने इसकी बेचैनी और इस तरह आपको पूरी शिद्दत से महसूस किया। अब इसके साथ पिछले 1 साल से था। इसका ताल्लुक हैदराबाद से था। जब MBA के बाद इसे जॉब मिली तो वो अलग फ्लैट में रहता था, लेकिन एक दिन यासिर से इसकी मुलाकात हुई। यूनिवर्सिटी में इसकी अच्छी हेलो आई थी। फिर यासिर तन्वीर लोगों के साथ ज़्यादा रहने लगा तो पीछे हट गया। इस दिन यासिर इतना मुस्तरब और मायूस था। माजी एक मलिक के पीछे लगकर वो बहुत से लोगों को दुख देकर आया था, और नतीजा क्या निकला? वही आम रवायती कहानियों वाला। वही इसे ठोकर मारकर आगे बढ़ गई थी। यासिर के कहने पर इसके पास आ गया था, क्योंकि वाकई यासिर को किसी हमदर्द कंधे की शदीद ज़रूरत थी और आज तक अपना फ़र्ज़ निभा रहा था, लेकिन जानता था कि इसकी तसल्लिया दिलासा पहले दिन की तरह बेअसर ही जाते हैं। फ़ोन की बेल ने इसकी सोचों को तोड़कर इसे हाल में खींचा। गहरी सांस लेकर वो फ़ोन स्टैंड की तरफ आ गया। वो कितनी देर से अब्दुल्ला की भाभी से शरारतें को एंजॉय कर रही थी। सीरत भाभी जो ही चावल वाला चम्मच इसके मुंह के पास लाती वो मुंह पीछे कर लेता और अपनी इस हरकत पर खुद भी खिलखिला पड़ता और इन्हें भी हंसने पर मजबूर कर देता। अब्दुल्ला पिटोगे। हर बार प्यार भरी धमकी पर इन्हें चमकदार गोल गोल आंखें घुमाकर इन्हें देखता और दोबारा फिर यही हरकत होती। और अभी ये जारी था कि हसन भाई की गाड़ी अंदर है। वो पापा पापा पुकारता, ये जा वो जा। हसन भाई से गोद में उठाए लॉन की तरफ आगे। भाभी ने अब्दुल्ला की शिकायत इनसे भी जड़ दी और इसे प्यार करते हुए मुस्कुराते हुए सब सुन रहे थे। कितना मुकम्मल मंजर है ना मरियम। जोया कुछ देर पहले ही आई थी, अब इसके पीछे खड़ी इसकी महवियत पर बोली। हम जिंदगी में बहुत कुछ खोते हैं, लेकिन कितना गफूर और रहीम है हमारा रब कि अगर हमसे कुदरत कुछ छीन भी लेती है तो इससे ज़्यादा से हमें नवाजता है। साइम नहीं रहा तो अब्दुल्ला आ गया। तानिया आप ही नहीं रही तो सीरत भाभी को ममता के ओहदे पर फाइज कर दिया। ये सिलसिला तो यूँ ही चलता है। हर एक का दुनिया में कोई ना कोई सहारा ज़रूर बनाया हुआ अल्लाह ने। तो क्या ये सही होगा कि हम किस्मत से लड़ झगड़ कर अपने ऊपर हर दर्द बंद कर लें? नसीब से आज तक कोई नहीं जीत सका। जो किस्मत में होगा वो ज़रूर मिलेगा। किसी को भी अपनी खराबी किस्मत के लिए दोष नहीं दे सकते। बाज़-औक़ात मामूली सी अना की जंग भी बहुत से तूफ़ान ले आती है। ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? इसे क्यों नहीं समझाते तुम लोग? बिलाकर वो चटक ही गई। ज़ोया को बेपनाह खुशगवारियत ने घेरे में ले लिया, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें समझ सकता है और तुम्हारी बात ही से समझ आती है। इसके सामने आते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया और अभी वो कुछ और कहने वाली थी जब दरवाजे से दाखिल होती शख्सियत ने अंदर जाते हसन भाई और सीरत भाभी के कदमों को रोककर इसके लबों को भी नीम बहारत में कर दिया। ज़ोया भी खासी हैरत से पलट कर देखा और अगले पल वो दौड़ कर आने वाले से लिपट गई। अगर कुर्चा उमर रफ्ता के ढेरों बरस देखे हैं, तजर्बे की हसीन घड़ियाँ हमारे पास से हो के गुजरी हैं। सुख और दुख के हर लम्हे से हम नज़े ख़त उठाया है। कितनी गलतियाँ सरजद ना होने के बायस हमारे पास से रो के गुजरी हैं, मगर नाराज़ लोगों को मनाने का सलीका हमें अब तक नहीं आया। दोस्तों की खफकी और नाराज़गियों को दूर करने का ये फ़न कतन नहीं आया। यूँ समझ कर इस लतीफ़ दुनियादारी के हवाले से अभी हम तिफ़ल मकतब में यारी दोस्ती के इन मराहिल के पुख्ता बनाने में, हमारे तारे मिलाने में, समय की तेज़ धारा को अभी कुछ और चलना है। हमारी जानिब से लोगों को मनाने में, नए ताल्लुक़ बनाने में अभी कुछ वक्त लगता है। मगर हम ये बात वसूख से कहने के काबिल हैं कि अगर तुम माफ़ कर दोगे, तुम्हारी मोहब्बत की नरम फवारों से जब हम भीग जाएंगे तो रिश्ते निभाने का ये फ़न भी सीख जाएंगे। इसने जलती आंखों को मौंद कर कार्ड एक तरफ रख दिया। पिछले कई दिनों से वो कार्ड्स और बुकें वसूल कर चुकी थी। अब तो शायद कुरियर वाले भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए थे। वो जानती थी कि ये कौन कर है, लेकिन अभी दिल को समझने समझाने में कुछ वक्त चाहिए था। इसलिए तो मरियम की हर फ़ोन कॉल पर खामोश रहती थी। तलहा और बिलाल के समझाने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इस पर इन तीन नफूस के अलावा कोई भी घर में इस मामले से वाकिफ़ नहीं था। किसी भी राह पर चलते हुए हम सिर्फ आगे नज़र रखते हैं, इस बात से बेखबर कि अगर इसी रास्ते पर वापस मुड़ना पड़े तो थकान अंदर तक उतर आती है और चलना मुश्किल हो जाता है। आखिर आज इसका फ़ोन रिसीव कर लिया और वो बरमला इतराफ़ कर रहा था अपनी खता का। बस जब इन कठिनाइयों से समझौता कर लो तो समझ लेना कि मंजिल के करीब हो तुम। कितनी देर के बाद संजीदा सी आवाज़ उभरी थी एयरपीस से। यासिर ने खुशगवार हैरत से रिसीवर को देखा और बेख्तियार अपने लब रख दिए। फिक्र न करो, अब मंजिल पर पहुँच कर ही बात होगी। और इतने अरसे के खिंचाव के बाद आज अफरा को अपने होंठ मुस्कुराते हुए महसूस हुए थे। दौर फेटे मुँह बुके आते औरतें मान गई, हद हो गई कार्डा थे। इसने खासी कोफत से टाई गले से खींचकर सोफे पर फेंकी और शूज़ को उछाल कर जैसे दूसरे दो मुख्तलिफ कोने में पहुंच जाकर खुद ढीले से अंदाज में काउच पर ढेर हो गया। क्या मुसीबत है? झंझलाकर मोबाइल की बेल पर स्क्रीन पर नंबर देखा। जी पापा। ऑन करके हल्तुल मकदूर अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए बोला, तुम्हें पता तो चल गया होगा कि फ़्लाइट मौसम की ख़राबी की वजह से 4 घंटे लेट है। तुम नाइट ड्यूटी ना लगवा लेना कहीं। वो जल्दी जल्दी से हिदायत दे रहे थे। पापा मैं घर पर हूँ, इन्हें जताया। दैट्स वेरी गुड, आई विल वेट फॉर यू माई चाइल्ड। मेरी बात याद रखना। वो यकीनन मुस्कुरा रहे थे। इसने दिल में पेचताब खाते हुए इन्हें खुदा हाफिज़ का और काउच पर दोबारा पहली पोजीशन में चला गया। ये अच्छी रही। 2 दिन पहले पापा के दिल में जाने क्या समाइकी से सुबह ही सुबह उठाकर कह रहे थे कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। अस्पताल जाने से पहले मुझे ड्रॉप कर देना। तुम्हें इसने पहले नहीं बताया कि मुझे मालूम है तुम्हें वापस नहीं जाना, लेकिन मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर पुरसकून होना चाहता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। इसने वॉशरूम में जाने और तैयार होकर
बाहर निकलने तक वो इसे वक्तन फ़वक्तन इत्तलात देते रहे थे और वो खामोशी से सर हिलाते। अच्छा सा हमें बना हुआ था इस वक्त। आज सुबह जब वो घर से निकल लेते थे तो फ़ोन पर कह रहे थे आज रात की फ़्लाइट से मरियम आ रही है, इसकी रुखसती हम कर चुके हैं, इसलिए मज़ीद कोई बहस ना करना। अब तुम लोग कैसे निभा करोगे हमारा दर्द सर नहीं है। और हाँ, अगले माह ज़ोया की रुखसती है और साथ ही यासिर और अफरा की शादी भी। अगर हालात ठीक हो जाए तो तुम लोगों के तो आ जाना, वरना यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। बक्का बक्का इनके दो टोकनदाज को सुन रहा था। तुसी हो ही ऐसी काबल, ये पापा को क्या हो गया? फ़ोन बंद हो चुका था। वो परेशान से अस्पताल चला। आर यू ऑल राइट डॉक्टर खान? डॉक्टर जॉर्ज ने जब तीसरी बार भी गलत डायग्नोस करके इसे मेडिसिन लिखते हुए देखा तो बेख्तियार पूछ बैठा, क्योंकि फैसला हयात खान जैसे जीनियस और काबिल डॉक्टर से इस तरह की गलती की भी तवक्का नहीं थी कि जब वो तीसरे बच्चे की बीमारी भी गलत तशखीस करे। आई थिंक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। हौले से बड़बड़ाकर अपनी पेशानी में असलियत छुट्टी लेकर घर आ गया। अब मुसलसल झंझलाहट का शिकार था। खुद अपनी कैफियत इसकी समझ में नहीं आ रही थी और बेजारियत एयरपोर्ट पहुंचने और सामने घबराई हुई मरीम खान को देखकर मजीद बढ़ गई। ये सोफ़ा गालबन बैठने के लिए। एयरपोर्ट से घर तक मुसलसल खामोश रहा। इसकी खामोशी अच्छी तरह बर्तनों को किचन में खड़खड़ा कर और शायद कुछ को तोड़ के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद करके और आते जाते इसे खशमकी नज़रों से घूर कर इसे एक ही ज़ाबे पर सोफ़े को घूरते देखकर सख्त लहजे की सूरत में टूटी थी। मरीम जो पहले इसके रवैये से सहमी हुई थी, इस थाट पर परेशान होकर इसकी तरफ देखने लगी। हाथों में दबोचा हुआ हैंडबैग मजीद मजबूती से पकड़ लिया। वो जानती थी कि सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इसका एक हसीला रूप आंखों में कितना ही पानी जमा कर गया। हयात अंकल ने इसे बताया भी था कि वो सख्त किस्म का नाराज़ है। ये तो इसे भी पता था कि वो अपने कहे हुए अल्फाज पर जितना भी नदामत का इजहार करती कम था, लेकिन वो इसे मौका तो देता। इसका तो ये हाल था कि अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर समंदर में उतरी थी। सब ने कैसे आंखें फेर ली थी। जाने क्या कहा था हयात अंकल ने। पाकिस्तान आकर सबसे पहले तो कामला आकर इससे लिपट गई। मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में होने की वजह से वो बहुत कम घर आती थी। आप अमेरिका जा रही हैं? वह मुश्किल से खुद से जुदा किया तो मोहतरमा ने आंखें घुमाकर इसे इतला दी। उफ़, कितना मज़ा आएगा। हयात अंकल ने तो बिल्कुल फिल्मी स्टोरी का टच दिया आप दोनों की ज़िंदगियों को। वो अपनी आंखें जा रही थी और अभी वह हैरत से कामला को सुन रही थी कि अफरा साहबा भी पीछे से चली है। यासिर ने जब शिल्पा से हयात अंकल की हमराही में खानविला में कदम रखा था तो इसके होठों से हंसी जुदाई नहीं हो रही थी। यासिर ने सबसे माफ़ी मांगी थी। अफरा की आंखों में उतरती चमक को चेहरे पर बिखरे रंगों ने सबको इसे माफ़ करने पर आमादा कर दिया। सिर्फ बिलाल और तलहा ही जानते थे कि यासिर को इस घर में लाने वाले हयात खान ही थे, जिन्होंने जोया की ज़ुबानी सारी दास्तान सुनकर बिलाल के ज़िम्मे यासिर को ढूंढने लगाया था और बाकी मामलात फिर ठीक होते चले गए। तो बन्नो रानी अब रुखसत होकर सीधी पिया देश जाएंगी। मानी खेज मुस्कुराहट ने फिर लबों का हाथा किया। मरियम इन दोनों को घूरते हुए बाहर निकल की बारी बारी खानविला के सब मकीनों ने इतला पर तस्दीक की मोहर सबत कर दी। इसकी ना कोई भी ववेला नहीं सुना गया, हत्ता कि आलिया फुप्पो दिन से मुकम्मल हमायत की उम्मीद थी, वो भी बेमोहर बन गई। वो कम अज़ कम इससे तो ये तो पूछ लेता कि कितना हर्ट होकर वहाँ पहुँची थी। इसके चेहरे से इसका हर एहसास पिक करने वाला अब कैसा बेखबर हो गया था। सैंडविचेस को आंसुओं समेत अंदर धकेल कर पानी का ग्लास होंठों से लगा लिया। वो सैंडविच और कॉफ़ी का मग सामने पटक कर कॉल बेल की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ गया था। फैसल भाई, सपना के लिए मेडिसिन लेना थी। भगवान जाने क्या हो गया। सुनील भी घर पर नहीं है। इसके पीछे इंडियन ने कुश की पुरकशी सी लड़की 2-3 साल की बच्ची को उठाए चली आ रही थी। हेलो, फैसल के कमरे में चला गया। मरीम को अपनी तरफ देखता पाकर वो खुशदिली से मुस्कुराई। मैं शिल्पा हूँ, फैसल भाई के नेबर में रहती हूँ विद माई हस्बैंड। ये मेरी बेटी सपना है। एक बेटा राहुल घर पर है। सुनील फैसल भाई के कोलीग हैं, आजकल शहर से बाहर गए हुए हैं। इसे शायद बिला तकान और मरीम के नज़दीक खासा फजूल भी बोलने की आदत थी। और आप कौन है? इसने सवाल तो मरियम से किया, मगर जवाब फैसल की जानिब से मौसूल हुआ। ये मेरी वाइफ है। अरे वाकई, मैं तो इसे आपकी सिस्टर जोया समझ रही थी। कितनी शक्ल मिलती है ना दोनों की। वो फैसल की तरफ घूम गई तो वह कंधे झुकाकर सपना को देखने लगा। फिर मेडिसिन पेपर पर लिखकर इसे कुछ हदायत दी। इस दौरान मरियम खामोशी से अपने नाखूनों को देखती रही। ओके, मैं चलती हूँ। कल जब सपना को दिखाने आऊँगी तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इश्तियाक से इस खामोश मनमोहनी सी लड़की को देखते हुए वो कह रही थी। मरियम ने महज सर हिला दिया। अरसा हुआ इसने बिला वजह बोलना छोड़ दिया था। फैसल शिल्पा को दरवाजे तक छोड़ने के बाद अपने कमरे में बंद हो गया और रात के इस पहर में टीवी लाउंज के सोफे पर सुकड़ी सिमटी बैठी वो अजहदा उदास थी। क्या ज़िद्दें यूँ भी तोड़ी जाती हैं? हालांकि वो ज़िद्दी तो नहीं बनी थी। वो तो सिर्फ एक हादसे के चेहरे से लाशौरी तौर पर सब कुछ कर गई थी, जिसका वो नॉर्मल हालात में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन कोई समझता तो। नज़र उठाकर फिर बंद दरवाजे को देखा। खुद तरसी और इंतहाई तन्हाई के एहसास ने आंखों में मिर्चें भर दी। शॉल को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट कर घुटनों में सर दे दिया। जब वो सुबह तैयार होकर बाहर निकला तो सोफे पर हीटर ऑन होने के बावजूद शदीद सर्दी में बिना किसी कंबल के सोए हुए वजूद ने नादम कर दिया, लेकिन अगले लम्हे बेमुरब्बती से सर झटक कर बिना नाश्ते के बाहर निकल गया। इसकी आंख जब खुली तो काफ़ी टाइम हो चुका था। ग्लास डोर से बाहर दिन की रोशनी को फैलते हुए देख रही थी। कमरे का खुला दरवाज़ा इसकी गैर मौजूदगी को जाहिर कर रहा था। जोड़ जोड़ दुखने लगा था। एक ही करवट लेटने की वजह से कितनी पल छत को घूरते हुए गुजार दिए। जहन पर किस्म की सोच से बेनियाज था। फिर वो उठकर वॉशरूम में गई और वहाँ से निकलकर किचन की तरफ बढ़ गई। टेबल पर बैठकर पूरे घर किचन का जायज़ा लिया। फिलहाल इसे कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। अभी ये भी पता नहीं था कि वो शख्स जो एंग्री मैन का रोल निभा रहा है इसे रखना भी पसंद करता है, इसे चलता कर देगा।
कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। कब धोकर स्टैंड में लगा और दोबारा टीवी लाउंज में आ गए, जहाँ पर दोपहर से शाम और शाम से रात होने तक वो कल वाले सोफे पर बैठी टीवी स्क्रीन पर चलती हुई तस्वीरों को खाली नज़रों से घूरती रही। और जब थक गई तो ग्लास डोर धकेल के टेरेस पर आ गई। रोशनी में नहाया हुआ शहर कितना खूबसूरत लग रहा था। रेलिंग पर छुपकर वक्त गुजारी के लिए आने जाने वाली गाड़ियों की गिनती देखने लगे। इस समय कोई इसकी हरकत देख लेता तो पागल का लकब तो दे ही देता इसे, लेकिन वो भी क्या करती। सुबह से इसे तन्हाइयों के सुपुर्द करके वो गया हुआ था। एक बार भी पलट कर इसका हाल नहीं पूछा कि इस अजनबी देश के अजनबी शहर में वो जिंदा भी है या नहीं। हालांकि वो जानता था वो कभी भी तन्हा रहने की आदी नहीं थी। अगर कभी इसे घर पर रुकना भी पड़ता तो एक आध फर्द को ज़रूर घसीट लेती थी। सब कितना मजाक उड़ाते थे इसका, इसकी बुजदली पर, लेकिन वो भी अपनी आदत के हाथों मजबूर थी और अब वो जानते बूझते इससे ऐसा सलूक कर रहा था। उन जॉब छड़ के तेरे कोल तो नहीं बह सकता। कितना बदल गया था वो अजनबी और बेमोहर फिजाओं में रहकर खुद भी इन जैसा हो गया था। शायद हज़ार बार की सोची हुई बात पर दिमाग में चकराने लगी थी। वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन जहन रात से इसी काम में मसरूफ़ था। सर झटक कर दोबारा बाहर के मनाजिर की तरफ त्वचा कराना चाहिए। भागती दौड़ती ज़िंदगी सड़कों पर रवां दवां थी। मशीनी दुनिया में रहकर लोग खुद भी मशीन ही बन गए थे, बिना किसी एहसास जज्बे के सिर्फ फ़र्ज निभा रहे थे। इसे कभी भी अपने वतन से कहीं और जाना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन किस्मत हमेशा वो चीज़ ज़रूर देती है जिसको हम लेना नहीं चाहते। अंदर खुटका हुआ था, वो शायद आ चुका था क्योंकि गाड़ी लॉक करते हुए इसे देख चुकी थी, लेकिन वह सर्दी से कपकपाते होंठों के बावजूद बेहिस खड़ी रही। वो अभी इसे सामने नहीं करना चाहती थी। इसकी कहानी अब कौन सा रुख इख्तियार करेगी वो नहीं जानती थी, लेकिन फैसल का उकताहट भरा रवैया इसे बावल करवा रहा था कि वो इसे मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी अनाज ज़िद को बहुत पीछे छोड़ आई थी क्योंकि इसके हाथों बहुत सा वक्त गंवा चुकी थी। अब सिर्फ फैसल हयात खान का सलूक याद था। सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होगी तो अंदर आ गई। वो कॉफ़ी का मग पकड़े बड़े रिलैक्स मूड में टीवी की तरफ मतवज्जा था। इसकी आमद का कतई नोटिस नहीं लिया। जिन लोगों से हमेशा मोहब्बत और अपनाइत मिली हो, इनकी चुप और बेतनाई कैसे तोड़ कर रख देती है। चलो तुसी चित्रो चित्री होंदे रहो, जो एक अद्धा मर जाएगा उदों दूजा नूं माफ़ कर देवे पिछों। इदां ही होना होर तुहाडे नाल। ਉਹ अपना तड़फी जा रहा, अपना तड़फी जा रही, हद हो गई। नहीं मेरी बात सुने, सबसे पहले तो इन्हों के घर वाले बंदा जाके मारे छित्तर। जो एक दूजे के है ही एडे मुखालफ होए पे तो इन्हों का विआह करने की ज़रूरत सी तुहानूं। सोचने एक बार फिर अपने हसार में ले लिया। वो खामोशी से किचन में आ गई। शदीद प्यास महसूस हो रही थी। पानी का ग्लास लबों से लगाया तो जाने कहाँ से ढेरों आंसू ने हलक में फंदा सा लगा दिया। खांस खांस कर बेहाल हो गई। तकलीफ़ की शिद्दत से आंखों से बेपनाह पानी निकल रहा था। ग्लास रखकर टेबल पर सर टका दिया। जाने कैसा एहसास था कि गालों पर नमी में इजाफा होता चला गया। कोई अपना भी तो नहीं है यहाँ जिनसे अपना दर्द बयान करके पुरसकून हो जाती। सभी भूल गए थे इसे। वो कप रखने अंदर आया तो वो सुरख चेहरे समेत सर झुकाए बैठी थी। इस पर एक नज़र डालकर चुपचाप बाहर निकल गया। इतनी बेइतनाई, इतनी जिल्लत, क्या यही देखने के लिए वो यहाँ आई थी? घर वालों के प्रेशराइज करने के अलावा इस बार तो इतने अरसे के बाद इसने दिल की भी सुनी थी, लेकिन क्या मिला था इसे? सिर्फ ख्वारी और आंसू। वो इसके लिए इतनी नागवार हो गई थी कि जब वो अपनी सारी अना खुददारी बलाए ताक रख कर इतनी दूर इसके पास आ गई थी तो वो भी इसे माफ़ करने पर तैयार नहीं था। मैं वापस चली जाऊंगी, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा सब लान तान करेंगे ना तो सुन लूँगी। कम अज़ कम किसी पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ की तरह तो मुसल्लत नहीं होंगी ना। दिल में मुसम्मम इरादा किया और उठकर आंसुओं की धुंध को एक बार फिर साफ़ किया। जब वो बाहर आई तो किसी किताब के मुताले में गर्क था। गालबर मेडिकल की थी। इसकी मोटाई से अंदाज़ा लगाया। काउच पर बैठे हुए चोर नज़रों से इसका जायज़ा लिया। ग्रे पर पुल ओवर और ब्लैक जीन्स में पहले से ज़्यादा फ्रेश और दिलकश लग रहा था। फ्रेमलेस ग्लासेस के पीछे काली आंखें किताब पर मरकूज थी। हमारा बंधन इतना नाजुक तो नहीं था फैसल खान कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की खबर ही ना होती। पहला रिश्ता तो हमारे बीच दोस्ती का ही था ना, मगर शायद तुम दोस्त के बिना जीना सीख गए। दिल ने बेख्तियार शिकवा किया। तू भी तो यही कुछ किया सी, वो भी बगैर तो यही कुछ कर रहा। एक दूजे के सिर पाड़ो इदा खाली, एक दूजे को बेतना ही बरस के मैनू कोई सुकून नहीं मिलता पर कोई एक दूजे के सिर पाड़ो मैनू कोई ठंड पवे। मुझे वापस जाना है। इसे मुखातिब किए बिना हौले से गला खनकार कर वो बददस्तूर किताब की तरफ मतवज्जा था। फैसल हयात खान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। पूरी एक रात और एक दिन की जहनी थकन शदीद तैश की सूरत में लहजे में सिमट आई थी। जवाबन इसने ऐसी काटदार निगाहों से देखा कि वो बेख्तियार नज़र चुरा गई। अभी आप मेरा कितना तमाशा बनाना चाहती हैं? उफ़, डायरेक्ट हमला वो पहलू बदल कर रहेगी। मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी पहले हुआ मेरी नादानी थी जिस पर माजरत खाऊँ। यासियत और आज़ुर्दगी से वो कह रही थी। फैसल ने किताब बंद करके बगौर से देखा। बहुत कमज़ोर, मुज़मिल और शिकस्ता सी। वो मरियम तो नहीं थी जिसे पाकिस्तान छोड़ कर आया था। अजीब कतराया वो मसलत भरा अंदाज था इसका। मैंने अपनी बेवकूफ़ी से बहुत से लोगों को दुख दिया। आई एम सॉरी। इनमें से आप भी एक ही थे। क्या आपको ये नदामत मेरा गुजरा हुआ वक्त लौटा देगी? हमेशा की तरह शदीद नाराज़गी में वो लोग महज़बाना और तहज़ीब अंदाज में बात कर रहे थे। ओए होए, वैसे मेरा भी यही अंदाज़ होता है। शायद नहीं, गहरी सांस ली। लेकिन अगर मैं आपकी ज़िंदगी में मज़ीद ना रहूँ तो शायद बहुत अच्छा वक्त आपकी गिरफ्त में रहे। हो सके तो माजी की किसी अच्छी याद या ताल्लुक़ की बिना पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने एक मुखलिस दोस्त का दिल तोड़ा था जिसका भुगतान मुझे सारी उम्र भुगतना है। लेकिन अगर आप अपने दिल को मेरी तरफ से साफ़ कर लेंगे तो हो सकता है मैं मज़ीद अजियत से बच जाऊँ।
वो मैं सपाट नज़रों से देख रहा था। या अल्लाह, माफ़ी मांगना कितना मुश्किल है, और वो भी किसी इंसान से, जबकि तेरी बारगाह से कभी कोई मायूस नहीं लौटा। आंखें बंद कर अंदर के दर्द को बाहर निकलने से रोका। ओके, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं कल की सीट कंफर्म करवा दूंगा। बोला भी तो क्या, गोया वो सारी उम्र नामुराद ही रहेगी। अपने बुजुर्गों को सताने की सज़ा यूं ही मिलना थी, इसे जब्त की तनाबे हाथ से निकलती हुई महसूस हुई। अब एहसास हो रहा था कि जिनसे मोहब्बत हो, इनकी ज़रा सी बेतनाई भी कितना दुख देती है, और वो पिछले कई सालों से खुश असलूबी से ये फरीज़ा अंजाम दे रही थी। और जहाँ तक अलग होने का सवाल है, तो अगर ये तुम्हारी मर्ज़ी है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। रोना फूल कर गुंगसी से देखे गई, और जब बोली तो इसकी आवाज़ से दरवाजे पर सपना के हमरा खड़ी शिल्पा भी परेशान होगी। कहाँ तो कल लग रहा था कि मुंह में ज़ुबान नहीं और कहाँ तड़ गोलियां बरस रही थी। मेरी मर्जी क्या है, जानते हो तुम फैसल हयात खान? उंगली उठाकर सुरख होती आंखों से पूछा। सारा नुकसान तो मेरे हिस्से में आया है। अपनों ने नजरें फेर ली मुझसे। किसी ने भी जानना चाहा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, हत्ता कि तुमने भी। फैसल, तुम भी सबके साथ मिल गए। मुझे तो बड़ा मान था तुम पर कि अगर मैं 1000 बार भी रूठूंगी तो सबसे पहले मुझे मनाने वाले सिर्फ तुम होगे, लेकिन तुमने भी आम मर्दों की तरह नया रिश्ता इस्तेमाल करके मुझ पर इस्तेहकाक जमाना शुरू कर दिया। मुझे दलीलों की बजाय ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने ज़ेर करना चाहा। बोलते बोलते वो अफसुर्दगी में घिर गई। ये झूठ है, मैंने हमेशा मोहब्बत से जीतना चाहा था, लेकिन तुम खुद ही मुतनफ़्फ़र, मुझसे दोस्ती तक का ताल्लुक़ ख़त्म किए हुए थी। फ़ौरन तरदीद करके इस पर इल्ज़ाम थोप दिया। देखा तुमने शिल्पा, ये हमेशा ही ऐसे करता है, कभी अपना कसूर नहीं मानता। भरी आंखों समेत पलट कर इससे शिकायत जड़ दी तो वो बेचारी सटपट आ गई। सपना की उंगली थाम कर अंदर आ गई और अब आना नागज़ीर हो चुका था। क्या करता हूँ मैं, बोलो? तुम्हारे पीछे ख्वार हुआ, तुम्हारी हर इंसल्ट बर्दाश्त की, अब इतने अरसे से मुल्क बदल हूँ, तुम्हें अब भी मैं ही गलत लगता हूँ? वो भी गुस्से से चिल्लाए। क्या मतलब है तुम्हारा? तेवरियाँ चढ़ाकर इसे देखा। मैंने मजबूर किया था तुम्हें ये सब करने के लिए, खुद ही मुँह फुलाए बैठे हो यहाँ पर। मैंने तुम्हें धक्के देकर नहीं निकाला था, और पिछले रवैये की मैंने माफ़ी भी मांगी थी तुमसे। धक्के देने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी मरियम साहिबा। देखो फैसल, तुम हद से बड़े हो, मैं कल से सब देख रही हूँ और बर्दाश्त भी कर रही हूँ। अगर तुम्हें अपना रास्ता बदलनी है तो सीधी तरह कह दो। अच्छा, तो तुमसे एक दिन भी ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ, और मुझे जो अजियत दी तुमने इतने सालों तक, इसका कोई हिसाब है? वो भी चीख कर चटक कर बोल। इदा नहीं, कोई डंडे डुंडे फड़ो, सिर च मारो एक दूजे दे, फिर तुहानू सुकून आएगा, फिर बदले सारे ने पूरे हो जाएंगे। उफ, ये लोग तो हम दोनों से भी ज़्यादा बुरे तरीके से लड़ते हैं। शिल्पा सोच कर रहेगी। सपना भी सोफे पर बैठी अपनी मामा पापा वाला रोज़ाना का लाइव प्रोग्राम यहाँ पर देख रही थी कि इसके लिए मामूल की बात थी। तो गए तुम बदला ले रहे थे फैसल, हालांकि जानते भी थे कि मैं नहीं सह पाऊंगी। इतनी जल्दी सब कुछ भूल गए। इसका नाम लहजा और भी भीगता चला गया। तुम तो जानते हो ना कि मरियम फैसल के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर वो लड़ेगी इससे तो इसके बिना रह भी नहीं पाएगी। तुम जानते हो कि मैं कितनी तन्हा हो गई थी, और तुम मुझे मजीद अकेला कर रहे थे इस तरह अजियत देकर। इसके बाजू को अपने हाथ में दबोचे हुए बेख्तियार इतने बरसों का लावा बाहर निकालने लगे, और पछतावों में घिरा बेपनाह नादम हो गया। बाकी वो जानते बूझते ऐसी हरकत का मुर्तकिब हो गया था जिसका मैं दावा कर नहीं सकता था। जिनसे मोहब्बत की जाए इन्हें ऐसे नहीं तोड़ा जाता फैसल भाई। शिल्पा भी इनकी लड़ाई के दौरान कहानी जान चुकी थी। कछुआ हयात अंकल की ज़ुबानी भी सुन चुकी थी कि इनके पास काफ़ी अरसे से आना जाना था इसका। आहिस्ती से मरियम का रुख अपनी तरफ मोड़कर इसे अपने कंधे से लगा लिया। वो बाकायदी हिचकियाँ लेकर रोने लगी। शिल्पा इसीलिए सोफे पर बैठ गई। प्लीज़ चुप कर जाओ, फैसल भाई भी गलत नहीं थे। इतने अरसे का लावा शायद ऐसे ही निकलना था। मर्द का ज़ात कभी भी औरत के पीछे खवार नहीं होता, बस इसलिए अपनी सारी झंझलाहट तुम पर उतार दी। झुककर इसकी सुरख मतवरम आंखों में झांका और फिर फैसल को इशारा करके किचन में चली गई। सपना भी माँ के पीछे भागी। वो घुटने कारपेट पर टका कर बैठ गया और इसे बगौर देखने लगा, जो इसे अपने हमेशा वाले बचकाना अंदाज में मुट्ठी आंखों पर रखे सिसकियाँ ले रही थी। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सुनो, खेल अधूरा छोड़ते हैं, बिना चाल चले, बिना मात किए। जो भागते भागते थक जाएं वो साए रुक भी सकते हैं। चलो तोड़ो कसम, इकरार करें, हम दोनों झुक भी सकते हैं। मरियम के पसंदीदा शार गुनगुनाए। आई एम रियली सॉरी, ये सुनना चाहती थी ना तुम। सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। धीरे से मजीद का, और वो तो इसे नज़म सुनाने पर ही मान गई थी। हैरत थी, हमेशा शेर व शायरी से दूर भागने वाला कैसे याद रखे हुए था। इतनी देर क्यों की तुमने कहने में? शिकायती लहजे में बेपनाह मोहब्बत सिमट आई। सैंडविचेस लाती शिल्पा भी मुस्कुरा दी इस अंदाज पर। कोई हाल नहीं इस जोड़े का। अगर पहले कह देता तो तुम्हारे दिल को कैसे जान पाता। खूबसूरत इकरार ने माहौल को एकदम रोशन कर दिया। अब तो यूँ नहीं करोगे? वादा लेना चाह। नहीं, अब हम दोनों ही कुछ भी गलत नहीं करेंगे, और आने वाले अच्छे वक्त को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे। पूरा इत्मीनान और खुलूस भरा लहजा उम्मीद के दिए के करके इसे थमा गया। तुम वादा करो आइंदा से खफा नहीं होगे। वो वहीं उलझी हुई थी। और तुम्हारा प्रॉमिस? हाथ बढ़ाया तो मरियम ने बिला झिझक अपना नाजुक सा हाथ इस पर रख दिया। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। नाउ हरी अप, गर्मा गर्म सैंडविचेस विद कॉफ़ी इंजॉय करें। शिल्पा ने शगुफ्तगी से कहते हुए ट्रे टेबल पर रख दी। थैंक्स, वो ममनूनियत से मुस्कुरा दी। नो थैंक्स डियर, बस एक बात याद रखना, तुम दोनों बने एक दूसरे के लिए हो, इसलिए आइंदा ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देना। इसकी तरफ प्लेट बढ़ाते हुए नसीहत की। वैसे लड़ते तुम लोग बिल्कुल बच्चों की तरह, और बहुत अच्छे भी लगते हो।
शरारत से आंखें घुमाते हुए हंसती तो वो दोनों भी छाम कर मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन पर कह रहा था, पापा अगले हफ्ते हम दोनों हमेशा के लिए आ रहे हैं। इधर हयात खान ने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। बिलाखिर इनका हरबा कामयाब हो ही गया था। ख़त्म शो जी। तो गाइस कैसा लगा आपको ये नावल? हमारा ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। पूरे नावल दे छितरो छितरी होंदे रहे, हर कपल ही छितरो छितरी होंदा रहा नावल दे विच ना। वो कपल ही पूरा छितरो छितरी, ये हीरो हीरोइन भी छितरो छितरी होते रहे। खैर आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते दैन वीडियो एंड करेंगे। अबसार हैदर, अच्छा नावल था, थैंक यू अबसार हैदर। सैयद लिशबा ने दिल भेजे हैं, थैंक यू लिशबा। चौधरी जट, बहुत अच्छा नावल था यार, दूसरे चैनल पे एपिसोड क्यों नहीं आ रही? आ रही है, डेली एपिसोड आ रही है, क्यों नहीं आ रही? किस नावल की बात कर रही है? डेली एपिसोड आ रही है, 9 बजे आती है। थैंक यू चौधरी जट। सैयद लिशबा सैयद ने दिल भेजे हैं, थैंक यू लिशबा। बुशरा आज़म, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत ज़बरदस्त नावल था, और जो आपने कहा नावल के लास्ट के बारे में बिल्कुल ठीक। हाँ जी यार ऐसे ही था, थैंक यू बुशरा। उर्वा फैसल, ब्यूटीफुल, थैंक यू उर्वा। तुरबीना तौफीक, नाइस, थैंक यू तुरबीना। बुशरा आज़म, बहुत 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 ही ज़बरदस्त लगा, बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच बुशरा। अनीस पानो, वालेकुम अस्सलाम, ओके बेहतरीन नावल, सिंपल स्टोरी, हल्के फुल्के डायलॉग, थैंक यू डियर, वेलकम डियर अनीस पानो। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। सैयद अलीज़ा बिल्लाल, अमेजिंग, अच्छा था नावल, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने ये पढ़ा हुआ आपके चैनल पर, लेकिन दोबारा सुन लिया। चलें कोई मसला नहीं, थैंक यू अलीज़ा। सैयद अलीज़ा बिल्लाल, वेरी नाइस, नावल तो अच्छा था लेकिन इसका पास्ट देखना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, और साथ शामिर के आई थिंक साथ मज़ीद सीन्स होने चाहिए थे। तलहा और मोमो के सीन ज़्यादा थे, इन जगह पर शामिर के सीन्स होने चाहिए थे, बाकी सही का बोर नहीं किया। आहो सही बात है, बस कुछ कमियां थी नावल में। थैंक यू वेरी मच अलीज़ा। सैयदा अलीज़ा बिल्लाल, ले जी मैं आ गई, वेलकम अलीज़ा। पाक कश्मीर चैनल, नाइस, थैंक यू पाक कश्मीर चैनल। सैयदा अलीज़ा बिल्लाल, ज़बरदस्त कमाल नावल, वो ख़ुद को गंदा था ही, लेकिन जुबारिया ने भी उसको मज़ीद गंदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हर वक्त उसको पेश रहती थी, इसलिए वो अपने आप को कोई तोप चीज़ समझ रहा था, लानती। लेकिन अच्छा हुआ इसको सही रखा था, दूसरी बीवी ने बेचारा सही वाला पागल हो गया, गोडे गोडे डूब गया। लेकिन लड़कियों की माँ का भी कसूर है जो अपनी बेटियों की सपोर्ट नहीं करती। सही बात है, बेटियों की सपोर्ट की बात नहीं है, सपोर्ट सच हक सच की करनी चाहिए, ये नहीं कि बेटियाँ ही रोड दे अपनियाँ। थैंक यू वेरी मच अलीज़ा। सईदा लिशबा ने दिल भेजे हैं, थैंक यू लिशबा। मुझे लगता है आप नावल अब सुन रही हैं, दुश्मन जान से प्यारा वाला, थैंक यू। ज़ैनब सज्जाद, बहुत अच्छा था नावल, अच्छा था, लास्ट पे आपने सही कहा, आई थिंक कुछ सीन्स होने चाहिए थे शामिर के लड़की के साथ, वेल नाइस स्टोरी, थैंक्स डियर, वेलकम डियर ज़ैनब सज्जाद, सही कहा, सीन्स तो होने चाहिए थे। अमरीन का आशिफ, नाइस नावल, थैंक यू अमरीन। लेविस सलोन, कमाल था, लड़की ने वाकई बहुत अच्छा बदला लिया, गुड, डिज़र्व करता था, लेकिन आपने मेरी पोस्ट पे क्यों बोला? थैंक यू लेविस सलोन। सुभान मलिक, आई एम फर्स्ट, थैंक यू सुभान मलिक। साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त, थैंक यू साइम वहीद। हया ने दिल भेजे हैं, थैंक यू हया। सैयद अलीज़ा बिल्लाल, वेरी नाइस नावल, अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। सिर्फ माँ बाप के घना दरख्त होते हैं जिनके साए में कोई आँख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, जैसे अरहान और अनुषा के साथ किया। इसके चाचा चाची ने बचपन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखी। सही बात है, अनुषा के तो पेरेंट्स थे, अनुषा का तो बाप सगा था, लेकिन अल्लाह फिर हमेशा अपने बंदों पर तवाज़ुन रखता और साथ नहीं छोड़ता। तो फिर वैसे शहरोज़ जैसे लानती कमीने बाप पर दूसरी शादी कर ली और अपनी पहली औलाद को भूल कर लानती ने बदकिरदार कहते हुए मौत क्यों आई? लानती खुद माँ बेटी बदकिरदार हैं पर दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करती हैं, लेकिन अच्छा हुआ इनके साथ अरहान रॉक एंड मिनाल एंड डॉटर शौक। आए हाय हाय, मज़ा आ गया, अरहान तो भाई सच्चा हीरो निकला। आहो सही बात है, ऐसा ही हुआ, थैंक यू लीज़ा जी। तो गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा, कैसे लगा आपको आज का नावल बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।